हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 4.0 के लिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन करने वाले हैं। आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा फुल लाइव देखना है। आप सभी लोगों ने, आपको चैलेंज कर रहा हूं मैं कि आप इसके बाद में टेस्ट दीजिए। जैसे ही सेशन खत्म होगा वैसे ही आप लोगों की टेस्ट हो जाएंगी। कैसे मिलेंगी, टेस्ट कैसे देना है, वो अब मैं आपको बताऊंगा सेशन के बीच में। और आप लोगों को जो है फ्रेंड, जो बच्चा यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि जो टॉप 10 रहेगी उसको जो है प्राइस मिलेगा। अब फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जो है मोटिवेट हो सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है अपने आप को इंप्रूव कर सके। प्राइस जो है फ्रेंड्स वो अब टॉप 20 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है 1000 रुपए, 1500 रुपए, जो है 500 रुपए, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है यहाँ पर में जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। बात यहाँ पर में ये है कि आप लोग कितना ज्यादा जो है वो मोटिवेट होकर ये छोटे छोटे इवेंट्स, ये जो छोटे छोटे हम लोग जो है खेल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो, कितना ज्यादा अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, वो है। चाहे मुझे कितना भी यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए, कितना भी मुझे यहाँ पर मैं पैसा खर्च करना पड़ जाए, लेकिन अगर आप उससे मोटिवेट होकर पढ़ाई करते हो तो वो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए वो चीज करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको फ्रेंड्स लगता है कि आप कर सकते हो तो बिल्कुल पूरी जान लगा दीजिए यहाँ पर मैं, और टारगेट देता हूं आप लोगों को कि फुल आउट ऑफ फुल जो है यहाँ पर मैं स्कोर करके बताना है। सेशन पूरा देखना है, ताकि आपको जैसे ही मैं सेशन खत्म करूंगा वैसे ही वहां पर मैं टेस्ट स्टार्ट होंगी, और टेस्ट कैसे देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, और जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आज रिकॉर्ड तोड़ जैसे ही सेशन स्टार्ट किया है 4000, ठीक है, प्लस लाइव बच्चे यहाँ पर में हैं, और 4000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया, नया रिकॉर्ड आप लोगों ने स्थापित किया है, कीर्तिमान, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जल्दी से जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। सेशन को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी से लाइक भी करते चलेंगे। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है आने वाले वीडियोस के लिए भी। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल 5 घंटे वाली क्लास में आप लोगों को इसके बारे में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है? पहली बात तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है, डेट आप लोग बता देंगे कमेंट करके, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से कमेंट करेगा। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, रिस्टोर अवर अर्थ, क्लाइमेट एक्शन, थर्ड डिग्री, क्या था यहाँ पर में? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर यहां पर हो जाएगा आप लोगों का प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक। ये कल ही आपको बताया। और डेट क्या है विश्व पृथ्वी दिवस की? आपकी 22 अप्रैल। कल आपको अप्रैल का जो करंट अफेयर कराया था उसके अंदर में आपको बताया 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड, ठीक है, अर्थ डे या विश्व अर्थ दिवस। और उसी के साथ में हम लोगों ने जो है ये भी देखा था हमारा कि उसके 3 दिन बाद जो है आपका जो है हमने देखा कि मलेरिया डे आता है आपका 25 अप्रैल को, है ना? अच्छा, 21 तारीख को क्या आता है ये बता सकता है मुझे कोई कमेंट के अंदर में? क्योंकि कल जो है 5 घंटे वाली जो हम लोगों ने क्लासेस की है 3 शिफ्ट के अंदर में, उसमें हमने सारी चीजें पढ़ी थी। ओके, चलिए ना फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस के सिफारिश पर की गई थी? जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। ओके, फ्रेजर कमीशन, बटलर कमीशन, साइमन कमीशन, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। देखना चाहूंगा मैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, और यहां पर मैं तो मैं इसका पोल भी दे देता हूं आप लोगों के लिए। चलिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैंने पोल भी आप लोगों को दे दिया है यहाँ पर में। ओके, आप लोग एक बार देखिए, आपकी तरफ में पोल आया होगा और पोल में आंसर कीजिए। 5000 बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं यहाँ पर में, 5200 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड 3 मिनट 16 सेकंड के अंदर में, और 5000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है। ठीक है, तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है फ्रेंड्स आरबीआई एक्ट से हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 इसके जरिए हुई थी 1935 के अंदर में। कब हुई थी? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी आपकी। ओके, किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो वो था आपका हिल्टर यंग कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, क्योंकि ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन से कमीशन की सिफारिश के ऊपर में हुई थी। ओके, हिल्टर यंग कमीशन था वो आप लोगों का, हंटर कमीशन नहीं था वो, हिल्टर यंग कमीशन था जिसके सिफारिश के ऊपर में ये बनाया गया था। तो आंसर आप लोगों का नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, तो हिल्टर यंग कमीशन, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, इंपॉर्टेंट है, मैं लिख भी देता हूं यहां पर मैं, हिल्टन यंग, ठीक है, आप लोगों को कमीशन। तो हिल्टन यंग कमीशन जो था, इसकी स्थापना की गई थी 1926 के अंदर में। इसने सिफारिश की थी कि एक सेंट्रलाइज बैंक बनाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसको नेशनलाइज कब किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीयकरण, ठीक है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन मेरे बताने के पहले जितने लोग टाइप कर सकते हैं टाइप कर देंगे जल्दी से, ठीक है, कमेंट के अंदर में। राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये आंसर हो जाएगा आपका 1 जनवरी। जल्दी बताओ साल कौन सा था जब राष्ट्रीयकरण हुआ? राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है फ्रेंड्स कि पूरे का पूरा सरकार ने उसको खरीद लिया, सब सरकार ने खरीदा है। तो इसको मैं यहां से एक अनुमान ये लगा सकता हूं ना कि मतलब पहले जो है इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी रहा होगा।
तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी था सरकार ने, लेकिन बाकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उनका पैसा देकर खत्म कर दिया और 1949 के अंदर में 1 जनवरी 1949 को इसका पूरा राष्ट्रीयकरण कर लिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आप लोगों का, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच बैटल वाज कंक्लूडेड बाय ट्रीटी ऑफ सालबाई। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसी वजह से ये आप लोगों को करवा रहा हूं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। ओके, जल्दी जल्दी से बताइए। और क्या बात है फ्रेंड्स, 5 मिनट 13 सेकंड के अंदर में 6000 बच्चे आप लोगों ने क्रॉस कर दिया है। तो जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर ऐसे ही करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आज 10,000 का टारगेट रखते हैं हम लोग यहाँ पर में कि 10,000 बच्चा जो है यहाँ पर में होना चाहिए। और पूरा सेशन लाइव देखना है आपने, क्योंकि जो क्वेश्चंस है, जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ एक्स्ट्रा वाले, उसमें से क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के आज के टेस्ट में। ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो प्रथम एंग्लो मराठा वॉर था उसके बाद में हुई थी। एनसीईआरटी दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए मराठों से लड़ाई, ठीक है। ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट आप देखिए, एक के बाद एक कई सारे युद्ध कंपनी और मराठों के बीच में हुए, ठीक है। पहला युद्ध तो जो था सालबाई का, वो कब हुआ था आप लोग लिखिए यहाँ पर में 1782 के अंदर में सालबाई की लड़ाई के साथ में पहला युद्ध खत्म हुआ, एंग्लो मराठा। एंग्लो मतलब अंग्रेज, ठीक है, और मराठा आपको पता ही है फ्रेंड्स कि ये इधर साइड के अंदर में, ठीक है। ये यहाँ पर भी, ये जो इलाका था यहाँ पर में मराठा थे, जिसने बाद में बहुत बड़े और इलाके पे भी कब्जा किया था, ठीक है। तो एंग्लो मराठा का पहला जो युद्ध था सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ 1782 के अंदर में। ओके, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ आपका 1803 से 1805 के बीच में। और तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध निर्णायक था। निर्णायक मतलब इसके बाद में मराठा जो साम्राज्य था उसी को खत्म कर दिया गया, और जो पेशवा थे उनको कहां भेज दिया गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाए। मैं आपको जो बता रहा हूं ना, एक एक पॉइंट कुछ भी हो सकता है आप लोगों का। कहां भेज दिया गया था पेशवा को? बिठूर भेज दिया गया था, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। कहां भेज दिया गया था? बिठूर के अंदर में। ओके, जो पेशवा थे उनको पुणे से हटा दिया और बोला तुम बिठूर, कानपुर के पास में बिठूर नाम की जगह, वहां जाके रहो करके तुम। तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के बाद में सालबाई की संधि कब हुई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए इसका तो मैं पोल दूंगा आप लोगों को, बताओ जल्दी जल्दी से, देखते हैं कितने लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। जल्दी बताइए। पद्म पुरस्कार, देखिए भारत के अंदर में हर साल पद्म पुरस्कारों की जो है घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार जिसके अंदर में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इस तरीके से 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको बताना है इस बार टोटल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पर में, और आपके पोल में भी आंसर आ रहे हैं और कमेंट्स के अंदर में भी। 5700 से ज्यादा लाइक्स कर दिए फ्रेंड्स आपने, 6700 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। 10 मिनट के अंदर में क्या हम लोग यहाँ पर में 8000 बच्चा क्रॉस कर सकते हैं? एक बार जल्दी से सभी लोग एक साथ शेयर कर देंगे तो फ्रेंड्स मजा आ जाएगा। पूरा 2 घंटा जो हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है, वो उसके अंदर में एनर्जेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो 2024 के अंदर में फ्रेंड्स आपका जो है आंसर यहाँ पर में होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कितने लोगों को दिया गया है। अब आप मेरे को कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। देखो पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म पुरस्कार के अंदर में मैं यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ में लिखो आप लोग। विभूषण आप लोग कैलकुलेट करना, ठीक है, यहाँ पढ़ के मत आंसर करना। विभूषण, विभूषण कितना दिया? पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया, ठीक है। पद्म जो है भूषण, पद्म भूषण, भूषण कितने लोगों को दिया था? तो भूषण जो है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो 17 लोगों को दिया गया है, ओके। और पद्मश्री, पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है? 110 लोगों को दिया गया है। अब बताओ कैलकुलेट करके कितना हो रहा है टोटल, ताकि जिंदगी भर, ठीक है, आपको याद रहे कि भाई इस तरीके से कैलकुलेट करके आपको याद रखना है, ओके। अब मैं जो है यहाँ पर मैं चाहूंगा आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा आप लोगों का। टोटल 132 लोगों को दिया गया है। अब इन 132 में से कितनी महिलाएं हैं पता है आप लोगों को? ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में। 132 में से 30 महिलाएं हैं, 30 महिलाओं को दिया गया है, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स कितने लोग ऐसे थे जिनको जो है दिया गया और वो बाहरी थे, विदेशी थे या एनआरआई थे? बाहरी थे। 8 ऐसे लोग थे जो एनआरआई थे, ठीक है, या बाहरी थे या विदेशी थे। और 9 लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु के बाद उनको दिया गया, पोस्ट ह्यूमसली दिया गया उनको, मृत्यु, ठीक है, मृत्यु के उपरांत। तो आपको 30 याद रखना है। 30 जो है यहाँ पर मैं महिलाएं थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। और ये मैं आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो प्रेस नोट थी उससे दिखा रहा हूँ डायरेक्टली। 7000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में। आप लोग ऐसे ही आंसर्स करते रहिए, ठीक है। 2500 से ज्यादा का चैट रेट चल रहा है आपका। चैट रेट के अंदर में जल्दी से ये चीजें लिख दो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, टोटल कितना है, महिलाओं को कितना मिला, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट के अंदर में लिख देंगे, ओके। नाउ अब एक चीज समझिए आप लोग,
बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, पेपर क्लियर करना है ना, सुन लो ये बात, काम की बात बता रहा हूं। पद्म विभूषण सबसे इंपॉर्टेंट, पद्म विभूषण, विभूषण, ठीक है, उनमें कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को। 5 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो बिहार से है, ठीक है, जल्दी बताइए कौन है यहां पर में बिहार से? तो वो है बिंदेश्वर पाठक जी। मृत्युपरांत दिया गया है सोशल वर्क के लिए। सोशल वर्क में भी सैनिटाइजेशन, स्वच्छता के लिए और जो साफ सफाई है उसको लागू करने के लिए उनको दिया गया है सोशल वर्क के लिए, बिहार से दे। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन आ सकता है। कल ही मैंने पेड क्लास के अंदर मैं आपको करवाया, क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था कि एक एक चीज करवाऊंगा आपको, डायरेक्ट माइन्यूट से चीजें, ठीक है, तो वो हम लोगों ने किया है फ्रेंड्स। हाजीपुर के अंदर में इनका जन्म हुआ था। क्या बात है, जितने भी लोग थे फ्रेंड्स कल क्लास के अंदर में वो आंसर कर। अच्छा, एक बच्चे ने ये भी लिख दिया, मैंने कल बताया था कि बिंदेश्वर पाठक जी के नाम पर न्यूयॉर्क में 14 अप्रैल को जो है बिंदेश्वर पाठक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बिंदेश्वर पाठक डे मनाया जाता है न्यूयॉर्क में 14 अप्रैल को। याद आ गया आप लोगों को, है ना? कितना बढ़िया तरीके से कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये चीज याद रखेंगे। बिंदेश्वर पाठक जी कहां से है? बिहार से। सोशल वर्क के क्षेत्र में मिला है इनको। इन्होंने कौन सी वाली संस्था स्थापित की थी? सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल से रिलेटेड कौन है ये क्वेश्चन आ सकता है। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में, सोशल वर्क के क्षेत्र में इनको जो है अभी फिलहाल के अंदर में भारत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो सुलभ इंटरनेशनल, अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है 15 अगस्त 2023 को इनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में, ठीक है। चलिए, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। ओके, क्वेश्चन में बोला गया ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो आप लोगों को बताना है कि जो है कौन से देश से मिला है, ठीक है। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं यहां पर में। क्या बात है, 7500 के करीब जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में पहुंच चुके हैं। 6200 के करीब लाइक्स हो चुके हैं। तो लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से। और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे, ठीक है। जी, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, जो पर्टिकुलर बच्चे लोग यहाँ पर में आंसर करें, बी आंसर लगाया 51% लोगों ने। लेकिन जो आंसर है फ्रेंड्स वो होना चाहिए आपका भूटान। भूटान ने सम्मानित किया है। तो आंसर यहाँ पर में क्या होगा? नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जब सीखोगे, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, तो आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो और ज्यादा विकसित होती जाएंगी। पीएम मोदी जो है उनको भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भूटान के किंग का नाम क्या है, तो जिग्मे खेसर नामग्याल, ठीक है, वांगचुक। तो भूटान के राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो कभी अगर पूछ ले कि भूटान के राजा का नाम क्या है अभी फिलहाल में, तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। वो फुनसुक वांगडुक था ना आपका, ठीक है, तो बस ये यहाँ पर में वांगचुक याद रख लीजिए आप लोग, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने कल ज्वाइन किया टीचिंग परीक्षा को, और कल ही जो स्पेशल हमारे सेशन थे उनको भी उन्होंने उसका आनंद लिया है। आज भी फ्रेंड्स आप लोगों के स्पेशल रिक्वेस्ट पर काफी सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर प्लीज एक दिन के लिए और दे दीजिए। तो आपका लिए जो 60% बीपीएससी टीआरई 3 अगर इस कोड का इस्तेमाल करते हो तो फ्लैट 3.0 के अंदर में आपको 60% ऑफ मिल जाएगा फुल कोर्स के ऊपर में। और अगर आप टीआरई 4 का कोर्स लेना चाहते हो तो उसमें भी फ्लैट 50% ऑफ सिर्फ आप लोगों के लिए फ्रेंड, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे उन लोगों के लिए। बीपीएससी टीआरई 4 इस्तेमाल कर लेना आप लोग, फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, टीचिंग परीक्षा ऐप पे चले जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर देना आप लोग। अगर आपको नहीं जम रहा है तो अगर कॉल नहीं लग रहा है तो व्हाट्सएप कर देना, वो उसमें भी टीम आपकी मदद कर देंगी, ठीक है। नाउ फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने अपार आईडी कार्ड लॉन्च किया? अपार आईडी कार्ड, जल्दी बताइए। फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने अपार आईडी कार्ड लॉन्च किया? देखिए फ्रेंड्स, अपार आईडी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया। मैं आपको बताता हूं क्या है इसका मतलब। देखिए, फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है अपार। ये एक छात्र एक आईडी कार्ड बनाता है देश के अंदर में। मतलब एक अगर आप छात्र हो तो पूरे देश भर के अंदर में जो है फ्रेंड्स एक ही आपका आईडी कार्ड जो है वो वैलिड रहेगा। इससे क्या होगा कि जो आपके एकेडमिक क्रेडिट्स है, ठीक है, एकेडमिक क्रेडिट मतलब कि आपने कितने सब्जेक्ट पास कर लिए। जैसे कल रात में मैं जब मैं पेड क्लास में पढ़ा रहा था तो बच्चे ने पूछा कि सर इसका इस्तेमाल कैसे होगा, तो एक बढ़िया सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ठीक है। वैसे यहाँ पर में भी आज के एग्जांपल के लिए भी किसी एक का ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है।
किसका ले लो हम लोग यहाँ पर में, अंजू कुमारी को ले लेते हैं यहाँ पर में। अंजू कुमारी जो है मान लो उनकी शादी जो है वो हो गई लक्षद्वीप के अंदर में। लक्षद्वीप के अंदर में जो है वहां पर में उनके हस्बैंड मान लीजिए सांप पकड़ने का काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ओके, सरकारी उनको ठेका मिला हुआ है वहां पर में। अब अंजू कुमारी जो है वो बीए के सेकंड ईयर के अंदर में थी, लेकिन उनके घर वालों ने उनकी शादी करा दी। अब वो गई, लेकिन उनके हस्बैंड बहुत अच्छे, उन्होंने बोला नहीं तू पढ़ बेटा, मतलब बेटा जो भी है क्या बोलेंगे, जो भी क्या बोलते हैं आपके हस्बैंड लोग, क्या बोलते हैं आप लोगों को, ठीक है क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो पढ़ करके, ठीक है तो पढ़। अब वो पढ़ा रहे आपको। अब क्या हुआ कि उनका तबादला हो गया अंडमान निकोबार के अंदर में, अंडमान निकोबार के जंगलों के अंदर में। अंडमान निकोबार के जंगल में भी अब आपके पास में अगर ये अपार आईडी कार्ड है तो क्या होगा कि आपके जो क्रेडिट रजिस्ट्री है और जो सारे के सारे क्रेडिट्स आपके जितने आपने सब्जेक्ट क्लियर किए हुए हैं वहां से ही आप स्टार्ट करोगे, आपको फिर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री abc.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप इसको बना सकते हो। कहा यहाँ पर मैं देखिए abc.gov.in के ऊपर में आप बना सकते हो, जितने भी स्टूडेंट्स है वो बना सकते हैं इसको, ठीक है। सोना बाबू दुल्हन, अच्छा दुल्हन बोलते हैं क्या, नाम लेके बोलते हैं, बाबू तो नहीं बोलते होंगे यार, मेरे को नहीं लगता। सोना यार ऐसा तो ऐसा होता है क्या, नागिन बोलते हैं ओ, चलिए अच्छी बात। किसके कौन है किसके हस्बैंड जो सोनाकिन बोल रहे, abc.gov.in के ऊपर में आप लोग बना सकते हो, ठीक है ये याद रखना है। इसका फुल फॉर्म देखिए ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार, कौन से मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। ये कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार का उपक्रम है, ठीक है। नाउ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, जल्दी बताइए। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, नन ऑफ दी अबव, जल्दी बताइए। लॉन्ग वॉक 8,200 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए फ्रेंड्स, एक बार लाइक सारे के सारे बच्चे जल्दी से कर देंगे ताकि ऐसी एनर्जी पूरी की पूरी बनी रहे। और टेस्ट भी आपको देना है, जो बच्चा पूरा लेक्चर लाइव देखेगा उसी को टेस्ट देने का मौका मिलेगा। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो ये है नेल्सन मंडेला की, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये बता रहा हूं आप लोगों को। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। ओके देखिए यहां पर मैं दिखा दूं आपको नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में दो चार चीजें आपको बताता हूं मैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है 28 साल तक जेल में रहे। ओके जेल के अंदर में, ये हम लोगों ने पढ़ा था एक क्लास चल रही थी कोर्स के अंदर में, उसके अंदर में हम लोगों ने देखा था 28 साल तक जेल के अंदर में रहे। उसके बाद में जाकर जो है फ्रेंड्स ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। इनकी पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला डे कब मनाया जाता है, ठीक है इंटरनेशनल मंडेला डे, मंडेला डे ये मनाया जाता है 18 जुलाई को, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने। 18 जुलाई को मंडेला डे मंडेला के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला के जन्मदिन के अवसर पर। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि जी सर पढ़ा था, बिल्कुल हम लोगों ने। ओके लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, तो आंसर जो है फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों का कि कौन सी भाषाओं में से एक है बोल रहा है यहाँ पर में ना आप लोगों का, तो अगर हम लोग सारी की सारी भाषाएं देखें, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है आप लोगों की। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आप लोग करेक्शन कर लेना डी, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए कौन कौन सी भाषाएं हैं, एक तो आप लोग याद रख लीजिए इंग्लिश तो होंगी ही होंगी, फ्रेंच होंगी, फ्रांस भी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का परमानेंट मेंबर है, चाइनीज है, ठीक है चाइनीज चाइना भी है आपका, ओके रशिया भी संयुक्त राष्ट्र का परमानेंट मेंबर है। तो इनकी तो भाषाएं है इंग्लिश, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की हो गई, चलो ठीक है इंग्लिश हो गई, स्पेनिश और अरेबिक ये याद रख लेना, ये भी आप लोगों की भाषा है। अभी यूनाइटेड नेशन में कितने देश है, 193 मेंबर स्टेट्स है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उस क्वेश्चन को जो है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाया जाए। आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस डे कब आता है, यूनाइटेड नेशंस डे, यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन ठीक है 1945 के अंदर में, ठीक है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था। ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था, इसलिए यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है आप लोगों से। नाउ अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे जल्दी से,
जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से, पर्टिकुलरली ये जो क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में, ठीक है, अब मैं दे रहा हूं, उसको आंसर करेंगे आप लोग। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्करेंट लिस्ट इन स्टेट रिलेशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड ग्रेटर पावर टू यूनियन। इसमें से क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी आ चुके एग्जाम के अंदर में फ्रेंड्स, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से। देखिए आपका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक नंबर यहां मिल सकता है आप लोगों को, और ये लिया गया है आयरलैंड से। आई होप आप लोगों ने ये लगा दिया होगा। तो एक ही जोड़ी लगेंगी 3 के साथ, तो ये आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आपके यूएसए से लिए आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स, तो बी की जोड़ी 4 के साथ लगनी है। और देखो 4 यहां भी है, 4 यहां भी है आप लोगों का, ठीक है। राज्य संघ, संघ राज्य संबंध में संवर्ती सूची, संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिए, कल रात में भी बताया आप लोगों को मैंने, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं, जिन लोगों का एनरोलमेंट है कोर्स में, प्लीज अगर नहीं देखे हो तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, ये मैं आप लोगों से अपने, आप छोटे भाई बहन जैसे, मैं आप लोगों के लिए मांग रहा हूँ वो 5 घंटे कल की क्लास प्लीज अच्छे से देख लीजिए, मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों को उसमें पढ़ाया है, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है, कॉन्करेंट लिस्ट आपको बता दूं, ये हमने लिया है आपका ऑस्ट्रेलिया से, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन आपका लीक पेपर में आया था ये वाला, कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, यहां पर में भारत राज्यों का संघ है, और केंद्र सरकार जो है वो थोड़ी ज्यादा पावरफुल रहेंगी, केंद्र सरकार के पास में ज्यादा पावर रहेंगे, और जो संघ है उनके पास में थोड़े कम पावर रहेंगे। तो इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है, लेकिन ग्रेटर पावर टू यूनियन, केंद्र सरकार, मोदी जी के पास में ज्यादा पावर है। तो ये हमने कनाडा से लिया हुआ है, कनाडा के संविधान से। ओके, तो आंसर डी की जोड़ी लगेंगे आपकी 2 के साथ में, और डी की जोड़ी 2 के साथ में एक ही जगह पे लगी थी, बस वो आंसर हो गया आपका। देखिए, और यही वाला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का आया था कि नहीं आया था, हाथ ऊपर करो जल्दी जल्दी से, लीक पेपर में था कि नहीं था ये आपका, आपका 15 तारीख वाले पेपर में, 15 मार्च वाले पेपर के अंदर में, ठीक है, ठीक है जी। शाजिया मंजरी बोले कल देख नहीं पाती सर, लेकिन आज जरूर देखूंगी। चलो बिल्कुल शाजिया जी, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही है, अगर नहीं देख पाए तो जरूर देखना आज, जितने भी बच्चे, अगर आप कल लाइव नहीं देख पाए थे क्लास को उसको, तो आज जरूर जाके रिकॉर्डेड उसको देख लेना, पूरी की पूरी क्लासेस को। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 में आया था ये क्वेश्चन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? टीआरई का पेपर है ये आपका। ओके, बताइए जल्दी जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर सेशन, इंडियन मुस्लिम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम ही था उसका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ओके, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना इसके अध्यक्ष थे। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था कि पाकिस्तान जो है वो बनना चाहिए। और ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों का आया हुआ क्वेश्चन है, तो 23 मार्च 1940 जो है बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ओके, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है आप लोगों से। तो मोहम्मद अली जिन्ना, 22 मार्च से 24 मार्च तक वो सेशन चला था, उसमें 23 मार्च को ये डिस्कशन हुआ था, ये प्रस्ताव रखा गया था लाहौर रिजोल्यूशन के अंदर में, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लीज याद रखना 23 मार्च। और इसी वजह से पता है 23 मार्च को पाकिस्तान डे के रूप में मनाते हैं, आज भी पाकिस्तान अपना जो है पाकिस्तान डे 23 मार्च को मनाता है, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार बता दूं, जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई के 3 के लिए 60% ऑफ मिल जाएगा, ये बीपीएससी टीआरई 3 कोड यूज कर लेना। और जो बीपीएससी 4.0 के लिए करना चाहते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 कोड यूज कर लेना, उनको 50% मिल जाएगा ऑफ डायरेक्टली। यहाँ पर में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो इसका, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे आप सभी लोग। कल से की क्लास कैसे देखे सर, प्लीज बताइए। देखिए छोटी कुमारी जी, आप बिल्कुल ऐप पर जाइए, ठीक है, आपने एनरोलमेंट किया हुआ होगा, तो आपको वहां पर में जो है ना, आपका जो कंटेंट वाला पार्ट होता है उसमें चले जाना, उसमें एक फोल्डर ही बना दिया आप लोगों के लिए 5 आवर्स वाला, ठीक है, कल की डेट के साथ में एक अलग से, ताकि आप आसानी से ढूंढ सके। ओके, तो उसमें आपको मिल जाएंगी सारी की सारी क्लासेस, टेस्ट और पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा उसमें। ओके, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का, उसी उसी क्लास के अंदर में मैंने आपको बताया था
ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है आप लोगों की 1767 के अंदर में हुई थी। ये देखिए दानिश सर 1767 सर, थोड़ा सा बस साइड चाहिए था। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून के अंदर में, ठीक है, देहरादून के अंदर में। तो 1767 हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। सर्वे ऑफ इंडिया भारत की जो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से एक है ये, 1767 में स्थापना हुई थी और देहरादून के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुख्यालय देहरादून। लिखो सभी लोग देहरादून, ओके, देहरादून के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर देखिए देहरादून उत्तराखंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 9000 के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी से। ठीक है, आप लोग जो है सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं 7400, ठीक है, प्लस आप लोगों ने लाइक्स कर दिए हैं। तो 10,000 का टारगेट है हमारा, 10,000 प्लस लाइक प्लस लाइव का, जल्दी जल्दी से करते जाएंगे आप सभी लोग। तो बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को आप लोग। ये तीनों के तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, तीनों के तीनों। जयंती पटनायक, अश्वमेध देवी, रेखा शर्मा। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? कई सारी महिलाएं यहाँ पर में, ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों के अधिकार को लेकर। एक संस्था भी है जो आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ती है। तो जयंती पटनायक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की फर्स्ट अध्यक्षा थी, पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट महिला अध्यक्ष। किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग की। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है प्रेजेंट के अंदर में? रेखा शर्मा है प्रेजेंट के अंदर में, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर में रेखा शर्मा। लेकिन ये राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है, बात हम यहां कर रहे हैं राज्य महिला आयोग के क्वेश्चन के अंदर में। तो आप जितने भी बच्चे हैं वो लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं अश्वमेध देवी, ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर में भी मैंने करवाया था ये क्वेश्चन आप लोगों को। तो आपका बिहार राज्य की महिला आयोग की अध्यक्षा है अश्वमेध देवी, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा थी, ठीक है, जयंती पटनायक, ओके। और रेखा शर्मा जो है फ्रेंड्स, अभी जो हमारा जो जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर में, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसकी क्या है ये प्रथम अभी जो है अभी प्रेजेंट जो है वो अध्यक्षा है राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन आप लोगों से ये भी बन सकता है आप लोगों का कि भाई राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था? ठीक है, इसका गठन कब हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का? तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। अगर मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करूं आप लोगों से, क्योंकि मैंने काफी बार पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका एक्ट जो बना था वो बना था 1990 में। और स्थापना कब हुई थी? स्थापना, ठीक है, स्थापना जो थी वो हुई थी 1992 के अंदर में। स्थापना 2 साल लग गए थे स्थापना करते करते। ओके, तो ये याद रखना है। और पहली अध्यक्षा कौन थी? चलो अभी आप लोग कमेंट करके बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जयंती पटनायक जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है, इसी वजह से और ज्यादा वो न्यूज में है, ठीक है। तो जयंती पटनायक जो है इसकी पहली अध्यक्षा थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स व्हिच वन इज द क्रोनोलॉजिकली द फर्स्ट वन? इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ था ये बता दीजिए आप लोग। 9200 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा बधाई। निम्नलिखित में ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रम से पहला है? तो पहला कौन सा है फ्रेंड्स? क्रिप्स मिशन। मैं आपको बता दूं, क्रिप्स मिशन जो है आप लोगों का 1942 के अंदर में आया था। ओके, होम रूल लीग जो है वो 1916 में स्टार्ट हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आपका गांधी इरविन समझौता, ठीक है, वो हुआ था फ्रेंड्स आप लोगों का 1900, ठीक है, यहाँ पर में 31 के अंदर में, 1931 के अंदर में गांधी इरविन समझौता। ओके, तो इनमें से आप बताइए कि सबसे पहला कौन सा है, क्योंकि पांचवा तो नन ऑफ दी अबव मोर देन वन ऑफ दी अबव है, एक साथ थोड़ी होगा भाई, कोई ना कोई तो पहले हुआ होगा, ठीक है। आप मान लो कि आपके मम्मी पापा के 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें से कोई तो बड़ा होगा ना। अगर ट्विंस भी है तो भी भाई ऐसा तो थोड़ी है, 1-2 मिनट का तो फर्क उसमें भी रहता है। ओके, तो कोई ना कोई तो पहले होगा, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये प्लीज ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से सॉल्व कर लिया करो आप लोग। तो आपका जो है होम रूल लीग 1916 में सबसे पहले हुआ था, ये याद रखने हैं आप लोग, होम रूल लीग, ठीक है। 2 होम रूल लीग बनी थी आप लोगों की, और वो बनी थी आपकी, ठीक है, एक बनाई थी बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में, और एक बनाई थी एनी बेजेंट ने सितंबर 1916 के अंदर में, ठीक है। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये है आपकी घुड़सवारी करने वाली महिला। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी घुड़सवार, महिला घुड़सवार को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया महिला को, ठीक है।
तो कोई एक महिला घुड़सवार जिसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो हो जाएंगी आपकी दिव्यकृति सिंह। अब मैंने कल जब मैं पढ़ा रहा था करंट अफेयर्स में, उसमें मैंने बताया था दिव्यकृति सिंह कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। स्टेट ये आप लोग बता सकते हैं मुझे कोई? कल जितने भी लोग थे वो लोग तो सारे लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, आपको स्पेशल अटेंशन देके याद करवाया था मैंने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये जयपुर से है, और जयपुर कहां पर में आप लोगों का? राजस्थान में। तो राजस्थान से बिलोंग करती है। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से कि हाल ही में, ठीक है, महिला घुड़सवार जिसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है दिव्यकृति सिंह। ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन से राज्य से, तो राजस्थान से बिलोंग करती है। ये आप लोगों का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। काफी सारे उन्होंने मेडल्स जो है फ्रेंड्स हाल फिलहाल के अंदर में जीते हैं। एशियाई खेल के अंदर में उन्होंने जीता था। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स अभी जब हमारे जो है हांगझू में जो इवेंट्स हुए थे चाइना के अंदर में, वहां पर में उन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता। तो काफी अच्छा वो प्रदर्शन कर रही है, इस वजह से वो डिजर्व भी करती थी अर्जुन पुरस्कार। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? चलिए बताइए। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, बताइए जल्दी जल्दी से। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में? आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में, हाईएस्ट वाटरफॉल बोला है आप लोगों का नियाग्रा, बोयोमा, एंजल फॉल्स, खोने फॉल्स, नन ऑफ दी अबव। अब मैं आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी के ऊपर में लेकर चलता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आप लोगों का, एनसीईआरटी ये है भाई माए बाप। तो बहुत सारे हजारों झरने हैं हमारे पूरे दुनिया के अंदर में। सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स है आपका, एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला साउथ अमेरिका के अंदर में है। ओके, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग। जलप्रपात मतलब होता है ऐसे ऊपर से जब पानी नीचे गिर रहा होता है ना, वो। ओके, तो एंजल फॉल्स, एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वेनेजुएला, वेनेजुएला कहां पर में है? ये वेनेजुएला साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। अब प्लीज एनसीईआरटी के मैं बाकी के आपको बता रहा हूं, नियाग्रा वाटरफॉल्स कहां पर में? नियाग्रा वाटरफॉल आपका कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है। कल मैंने आप लोगों को जो है वो जो 5 लेक्स, 5 आप लोगों के जो ग्रेट लेक्स है उनको भी करवाया मैंने आप लोगों को, ऑन्टोरियो से लेकर आप लोगों का लेक सुपेरियर तक का। ठीक है, तो नियाग्रा वाटरफॉल्स भी वहीं पे है, यूएसए और कनाडा की बॉर्डर के ऊपर में, यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे, उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपका विक्टोरिया फॉल्स, कौन से महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ये बताओ आप लोग। चलो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर में देखेंगे। रोमी रॉय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जल्दी जल्दी से बता देंगे यहाँ पर में। विक्टोरिया फॉल्स आपका कौन से देश के अंदर में? तो विक्टोरिया फॉल्स जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, अफ्रीका के अंदर में है, अफ्रीका में। ओके, और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर के ऊपर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा मैं एनसीईआरटी बेस्ड करा रहा हूं, तो आप कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो कि आप लोग ऑथेंटिक चीजें पढ़ रहे हो। टेस्ट देनी है आप लोगों ने आज, जितने भी बच्चे यहाँ पर में 9,500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, टेस्ट देनी है आप लोगों ने। ओके, संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? टीआरई में पूछा गया प्रश्न, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग। ठीक है, हु कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में? हो जाएगा हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा, आर्टिकल नंबर 32 को कहा है। आर्टिकल नंबर 32 है आप लोगों का संविधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने इस आर्टिकल को इतना महत्वपूर्ण माना कि ये हार्ट एंड सोल है, हृदय और आत्मा है हमारे संविधान की। ठीक है, तो आंसर देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पार्ट नंबर 3, फंडामेंटल राइट कौन से वाले पार्ट में दिए हैं संविधान के? टोटल पार्ट है संविधान में 25, जिसमें से तीसरे नंबर का जो पार्ट है, मतलब तीसरे नंबर का चैप्टर, उसमें फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को याद रखना है, यूएसए से हम लोगों ने लिया है, यूएसए के संविधान से हम लोगों ने। ठीक है, और इसमें से जो आप लोगों का ये आर्टिकल नंबर 32 है, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हार्ट एंड सोल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा आर्टिकल नंबर 14 से 18 राइट टू इक्वेलिटी में आता है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से 22 में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता है 23 से 24 में। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 है आप लोगों का। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32 है। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में। ओके, तो आर्टिकल नंबर 32 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नाउ फ्रेंड्स, अभी एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, करंट अफेयर का क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेरे जितने भी बच्चे यार
आप लोग, अगर जिसने भी बच्चे ने देखा होगा, क्योंकि मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा था आप लोगों के लिए, इतना मैं खुश हूं आप लोगों के, आप लोग इतना बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो ना। ये सिलेक्शन वाले बच्चे, ये पता है, ये जो है ना 9600 जो बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, ये वो बच्चे जो अपने सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा जो है एकदम यहाँ पर मैं वो करना चाहते हैं। आप लोग श्योर हो कि करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, आप लोग सीरियस हो आप लोग अपने सिलेक्शन को लेकर, ठीक है। तो हेडक्वार्टर द हेग के अंदर में, हेग आपको द नीदरलैंड्स देश के अंदर में मिलेगा। अभी हाल ही में, ठीक है, कौन बना है, इसका अध्यक्ष कौन बना है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को सारी चीजें दिखाऊं, तो नवाब सलाम हाल ही में क्या बने हैं, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके, ठीक है, प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, ये वैसे लेबनान से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट लेबनीज है, वो छोड़ दो, नवाब सलाम, ठीक है भाई, सलाम आया करके, ठीक है, अब बन गए वो, तो सलाम कर रहे हैं, सलाम दे रहे हैं सबको, सलाम सलाम। ओके, तो नवाब सलाम, आप जो है प्रेसिडेंट बनने की खुशी के अंदर में उनको क्या कर रहे हो, ठीक है, आप उनको वो दे रहे हो, सलामी दे रहे हो, नवाब सलाम। अब याद रहेगा आप लोगों को, कभी भी पूछ ले अभी, ठीक है। चलिए, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट युगांडा की जस्टिस जूलिया सेब्यूटाइंडे, ठीक है। तो यहाँ पर में जो सेब्यूटेंडे है, जूलिया सेब्यूटेंडे, ये उपाध्यक्ष बनी है, उपाध्यक्ष। ये दोनों याद रखने आप लोगों ने, नवाब सलाम लेबनान के है, जूलिया सेब्यूटिंडे युगांडा की है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लैंग्वेज कौन कौन सी है, यूनाइटेड नेशन की तो आप लोगों ने कर ली है ना, अलग अलग है, इंग्लिश, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश और अरेबिक है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंग्लिश में बात करो भाई लोग, नहीं तो यहां पर मैं जाके फ्रेंच में, फ्रेंच आती है किसी को यहां पर में, मेरे को तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज पता है कि फ्रेंच फ्राइज होता है करके, लेकिन फ्रेंच का दूसरा कोई शब्द नहीं पता मेरे को। आप लोगों को पता है क्या कुछ? चलिए, तो इंग्लिश और फ्रेंच, ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश और फ्रेंच है, बस दो ही है। ओके, तो प्लीज नवाब सलाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो है यहाँ पर में क्या बने, अध्यक्ष बने हैं। अब बताओ इनमें से उपाध्यक्ष कौन बनी है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन बनी है, आंसर वो मैंने बता दिया आप लोगों को, अध्यक्ष कौन बने, उपाध्यक्ष कौन बनी है, ये जल्दी बताइए। ओके, चलिए, तो जूलिया सैब्यूटिंडे बनी है, और है कहां से ये, युगांडा से, ठीक है, माय फेवरेट कंट्री युगांडा। ओके, अफ्रीका का कंट्री है। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के तरफ में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेम डिड अलाउद्दीन खिलजी गिव टू चित्तौड़ आफ्टर कैप्चरिंग इट, चित्तौड़, ठीक है, वो कौन सी पद्मावत मूवी थी ना आप लोगों की, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर में, उसका बड़ा वो भी हुआ था, चित्तौड़ के ऊपर में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप लोगों को बताना है कि चित्तौड़ के ऊपर में आक्रमण करने के बाद में चित्तौड़ का नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया था, ठीक है। अब ये जो चचा है तुम्हारे अलाउद्दीन खिलजी, उनके लड़के का नाम था खिज्र खान, ठीक है, क्या नाम था, खिज्र खान, खिज्र खान। ओके, तो उन्होंने क्या नाम रखा था अपने लड़के के नाम के ऊपर में, तो उन्होंने नाम रखा था खिजराबाद, ठीक है। नन ऑफ दी अबो इसका आंसर है। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था, बता दीजिए जल्दी से। ये सिलेक्शन आप लोगों की सीरीज चल रही है, क्योंकि ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, टीआरई में आया हुआ, रिपीट हो सकता है कभी भी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर में आक्रमण कब किया था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो याद रखो 1303 में किया था, ठीक है, 1303 के अंदर में चित्तौड़ के ऊपर में कब्जा कर लिया था, और उसका नाम क्या रखा था, आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स, खिजराबाद, खिजर खान के नाम पे खिजराबाद, खिजराबाद, ठीक है, खिजराबाद। ओके, चलिए, तो ये याद रखना आंसर होगा नन ऑफ दी अबो। ये कभी भी आ सकता है आप लोगों से रिपीट करके क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ कि चित्तौड़ के ऊपर में अलाउद्दीन खिलजी ने कब कब्जा किया था, तो आपका आंसर क्या होगा, 1303 हो जाएगा। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, 1303 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों का, ठीक है। तो ई इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, खिजराबाद नाम रखा था अपने लड़के के नाम पे। अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला, बताओ जल्दी से।
ओके तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 जो है आप लोगों के, वो क्या है, आपके राइट टू इक्वेलिटी है, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार। और राइट टू फ्रीडम जो है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार, वो आता है आप लोगों का फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक। तो ये तो उल्टा दिया हुआ है आप लोगों का, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट वाला पूछा है। बट प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आप बाकी का भी देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 23 से 24 आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28, और एजुकेशनल राइट 29 से 30 है आपका। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं 85 100 के करीब करीब आप लोगों ने लाइक्स कर दिए। जल्दी से, केवल 400 हम लोग दूर है, 450 हम लोग दूर है फ्रेंड 10,000 बच्चों से। तो सभी के सभी लोग एक साथ लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, सभी के सभी। ओके जी, तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने कि कहां से कहां तक के कौन कौन से आर्टिकल से कितने फंडामेंटल राइट्स है हमारे देश के संविधान में आज के समय में। 6 फंडामेंटल, अब 300 बचे केवल हमारे को पहुंचने में। सती प्रथा को किसने बैन किया था, ठीक है, और कब किया था, ये आप लोग बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताना है कि कौन सा कानून था जिसके तहत सती प्रथा को बैन किया गया था, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। तो सती प्रथा पर के ऊपर में पाबंदी लगाई गई थी फ्रेंड्स, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के जरिए। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत उस पर काम किया, और उन्होंने सती प्रथा को बैन करने के लिए विलियम बेंटिक को मनाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के उस समय में बेसिकली वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे पहले, बाद में जाकर ये भारत के गवर्नर जनरल भी बने 1833 में, ठीक है। तो उन्होंने 1829 में सती प्रथा को बंद किया था। पहले बार ये लिखो कब बंद किया था, 1829 के अंदर में उन्होंने बंद किया था, 1829 के अंदर में। वो कानून नंबर कौन सा था, ठीक है, तो वो था रेगुलेशन नंबर 17। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन नंबर 17 1829 के अंदर में, रेगुलेशन नंबर 17, विलियम बेंटिक। चलिए, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर कर देगा यहां पर में। पूरे जो है भारत का क्षेत्रफल पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है? पूरी दुनिया है ये, ठीक है, और ये हमारा भारत। तो भारत कितना परसेंट एरिया कवर करता है? मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं पोल भी देना चाहूंगा, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। और ये आप लोग सीख रहे हो फ्रेंड्स, ऐसा समझिए आप लोग कि सीखना है यहाँ पर में आप लोगों ने, ओके, सीखना है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम लोग बात करें भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग? अगर आंसर नहीं दिया है तो फिर करेक्ट आंसर आप लोगों ने बताना है, ठीक है जी। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहाँ पर में, एनसीईआरटी में दिया है 2.4%। एनसीईआरटी एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर में ही दिया हुआ है ये, ओके, कि कितना परसेंट है, 2.4%। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबो, नोटा नन ऑफ दी अबो, इनमें से कोई नहीं आंसर आपका। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ई इज द करेक्ट आंसर। तो भारत का कितना है, अब लिखो यहां पर मैं सारे के सारे लोग एक साथ दम लगा के हईशा, ठीक है, सभी के 2.2 लिख रहा हूं अभी भी यहाँ पर मैं बताने के बाद में भी, ठीक है, 2.4%, ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अच्छा, एक चीज है फ्रेंड्स आप लोगों की, ये तो बात हो गई भारत की। अब एक पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि भारत, ये हमारा ये भारत है, ठीक है। अब यहां पर में है बिहार, ठीक है। अब बिहार का जो एरिया है वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, याद ही रखना है भाई नंबर, ये तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। कितना परसेंट है पूरे भारत का, ठीक है, पूरे भारत का कितना परसेंट है ये देखो। 8.58 तो वो तो पॉपुलेशन है, पूरे पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन का 8.58% बिहार में रहती है। लेकिन जो एरिया है, एरिया, ठीक है, भारत का एरिया ऑफ, ठीक है, इंडिया जो है आपका एरिया ऑफ इंडिया इन बिहार, आप लोगों का वो है फ्रेंड्स, परसेंटेज में बात करेंगे 2.86%, ठीक है, ये एरिया की बात करो। और जो लोग 8.58% लिख रहे हैं वो पॉपुलेशन है आप लोगों की, पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इंडिया का 8.58% जो है, 8.58%, जिसको हम लोग नियरली 8.60% भी लिख लेते हैं, नियरली दोनों ही ऑप्शंस में आते हैं। तो प्लीज याद रखना आप लोगों ने, ये पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर में आप लोगों की, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एनर्जी ऐसी बनी रहनी चाहिए आप लोगों की। तो भारत कुल क्षेत्रफल दुनिया के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, आपका एनसीईआरटी से लिया है। कितनेवें नंबर का भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा कितनेवें नंबर का देश है, ये आप लोग लिखोगे। केवल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 121 लोगों की जरूरत है 10,000 का आंकड़ा पार करने में, सभी लोग दम लगा देंगे जल्दी से। नाउ फ्रेंड्स, हु एस्टैब्लिश कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, जिसको कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कहा जाता था, आजकल उसको कोलकाता मेडिकल कॉलेज के नाम से आप लोग जानते हो। जल्दी से बता दीजिए कि कलकत्ता या कोलकाता मेडिकल कॉलेज जो है
इसकी स्थापना किसने की थी? अच्छा, कब की थी ये भी बता देना, ये टीआरई में पूछा गया प्रश्न है भाई, और उन सभी की बहनों, क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम के अंदर में आप लोगों से। ओके, तो देखिए, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है, जो तुम्हारे चचा के लड़के थे, जो सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल भी बने, ठीक है, उन्होंने की थी 1835 के अंदर में, 1835 में। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक को किस चीज के लिए हम लोग जानते हैं? सती प्रथा को खत्म करने वाले व्यक्ति के रूप में भी जानते हैं इनको, सती प्रथा का खत्म किया था इन्होंने। ओके, 1835 में इन्होंने इसकी स्थापना की। टफ क्वेश्चन पूछा, पूछने दो, आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पर में, विलियम बेंटिक ने स्थापना की थी। अब मैं बात यहाँ पर मैं करूंगा आप लोगों की कि पटना, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? कल ही रात में आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, जितने भी बच्चे थे कल रात में पेड क्लास के अंदर में, उन लोगों ने देखा होगा। पटना यूनिवर्सिटी आपको बताया कि कब हुई थी पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना। पटना कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पटना यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। तो 1 अक्टूबर 1917 को जो है फ्रेंड्स, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी आप लोगों की। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, जो मैंने अभी आप लोगों से बोला, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, उसका आंसर आप लोग क्या लगाओगे? पटना कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर मैं अभी आप लोगों की, पटना कॉलेज की स्थापना। तो पटना कॉलेज अगर आप लोगों से बोले ना, ठीक है, पटना कॉलेज, तो उसकी स्थापना हुई थी 1863 के अंदर में, वो अलग है। पटना यूनिवर्सिटी कब बनी आप लोगों की? तो पटना यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स, ये बनी थी आप लोगों की, ठीक है, 1917 के अंदर में। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का 10,116 बच्चे हो चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों का, बहुत दिल से बहुत बहुत आभार। जो 10,000 बच्चों का जो टारगेट था फ्रेंड, हमने कंप्लीट कर लिया। 9,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं यहाँ पर में लाइक कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में। तो 1835 के अंदर में बनी थी ये आप लोगों की, विलियम बेंटिक जो है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। अब इनकरेक्टली मैच्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिए आप लोग। 10,000 बच्चा लाइव, 10,000 प्लस बच्चा लाइव होने की खुशी में फ्रेंड्स, एक बोनस क्वेश्चन, और ये बहुत बढ़िया वाला, 5 प्रश्न के बराबर का एक प्रश्न है ये आपका। और 5 भी नहीं, मैं अब आप लोगों को 15 प्रश्न के बराबर का डेटा दूंगा यहां पर मैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड या वुड्स डिस्पैच जो है फ्रेंड्स, आपका 1854 के अंदर में आया था। उस समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय में वो थे डलहाउजी, लॉर्ड डलहाउजी। इसको जो है फ्रेंड्स, वुड्स डिस्पैच को भारत में एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन इन इंडिया, भारत के अंदर में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। 1854 में आया था, लॉर्ड डलहाउजी उस समय में गवर्नर जनरल थे, ठीक है। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन जो है फ्रेंड्स, बहुत ही एक प्यारा व्यक्ति था, जिसने कहा था कि उसका दिल भारत के लिए धड़कता है, ठीक है। वो कौन था? लॉर्ड रिपन, उनके समय में आया था, ठीक है। आपका हंटर कमीशन, ये था प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन। तो इसने फोकस किया था, फोकस्ड ऑन प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी। देखिए कितना सारा डेटा दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए डेटा जो है यहाँ पर में दिया जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन कब आया था? ये आया था 1882 में, 1882 के अंदर में, 1882 के अंदर में। ओके, रेले कमीशन। अब रेले कमीशन के बारे में आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, भारत के अंदर में जो यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज का जो कामकाज चलता है कि कैसे रहेंगी यूनिवर्सिटी, कैसे काम करेंगी, यूनिवर्सिटीज के ऊपर में फोकस किया था रेले कमीशन ने, ठीक है। रेले कमीशन, रेले कमीशन, कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर में ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाई दे। रेले कमीशन, अब देखिए यहाँ पर में, देखिए ये भी खुश हो गया, इतना ज्यादा खुश हो गया कि पलट जा रहा है बार 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 बार। रेले कमीशन, रेले कमीशन 1902 के अंदर में आया था फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटीज के लिए, यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज है हमारे भारत के अंदर में, यूनिवर्सिटीज, ओके, उसके लिए आया था। और इसी के आधार पर यूनिवर्सिटी एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट जो है आप लोगों का 1904 लागू किया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय में, यूनिवर्सिटी एक्ट, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, सैडलर कमीशन, ये आया था जांच करने के लिए। किसकी जांच करने के लिए आया था? जांच करने आया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जांच करने के लिए आया था 1917 में, और 1919 में इसकी रिपोर्ट सौंपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को इतना सारा डेटा मैंने एक क्वेश्चन के अंदर में दे दिया है। अब आप लोगों का जो है मजा आएगा, अब आप जब टेस्ट दोगे ना, और इसके अंदर में से क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, मैं बोल नहीं रहा ये क्वेश्चन आने वाला है आपका, ठीक है, मैग्ना कार्टा, मैं बता रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता कौन से क्वेश्चन दे रहे हैं करके आपके लिए, वो तो सरप्राइज है भाई, टेस्ट होनी चाहिए सरप्राइज वाली, आप लोग पढ़ रहे हो तो सरप्राइज वाली टेस्ट होनी चाहिए आप लोगों के लिए, बिल्कुल। ओके, तो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, गवर्नर जनरल थे डलहाउजी, 1854,
हंटर कमीशन 88, रेले कमीशन 1902, सेटलर कमीशन 1917। अब आप बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर में। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा, ठीक है, आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर में, ओके, हंटर कमीशन हो जाएगा। सही आंसर क्या है आप लोग बताइए, हंटर कमीशन का आप लोग बताइए यहाँ पर में, ओके, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आउट नहीं हुए आपके, ओके, बिल्कुल आउट नहीं हुए। ऐश्वर्या की तरफ से छोटा सा गिफ्ट, चलो थैंक यू वेरी मच ऐश्वर्या जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है, अरे दानिश सर पहले ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं ये इसको बोलते चीटिंग कराना, ठीक है, इसको बोलते हैं सर, थोड़ा सा रुक जाते सर, बच्चों को पता चल जाएगा तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, ठीक है, बता तो नहीं दोगे आप सर, बता दिया यार, बता दिया, चलो कोई बात नहीं। तत्वबोधिनी सभा जो है फ्रेंड्स, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर थे उसके अध्यक्ष, इसके संस्थापक, सर ने बता दिया, चलो कोई बात नहीं, देवेंद्र नाथ टैगोर। सर ने आपको बीपीएससी टीचर बीपीएससी के एग्जाम में पढ़ाया था, और ये आप लोगों का क्वेश्चन 69 बीपीएससी में पूछा गया। मैं टीम से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ऊपर कर दीजिए, बच्चों को अगर इतना दिखा दिया तो वो भी हो जाता है, ठीक है। तो बी की जोड़ी 1 के साथ लगने वाली है आप लोगों की, बी की जोड़ी 1 के साथ यहाँ नहीं लगी, यहाँ नहीं लगी, ठीक है, नीचे में भी आप लोगों का मुझे यहाँ पर में ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे, नीचे में 4 है नीचे में, तो वहां पर में भी नहीं लगी है, ठीक है, 4 है नीचे में यहाँ पर में, ओके, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा आंसर आपका, तो आंसर ए के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, खत्म, ठीक है, ये तो चीटिंग हो गई, ओके, ये मैंने खुद नहीं चीटिंग करा दी आप लोगों की तत्वबोधि। तो चलो, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था आपका 69 बीपीएससी में, अब हो सकता है टीआरई में पूछ लिया जाए, तो प्लीज याद रखिए तत्वबोधिनी सभा, प्लीज ऑन अ सीरियस नोट, अब बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, ऑन अ सीरियस नोट, तत्वबोधिनी सभा, ये याद रखना है, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप सभी लोग, ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में इसकी स्थापना की थी। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन रॉय ने उसकी स्थापना की थी, आत्मीय सभा, राजा राम मोहन रॉय। प्लीज ये तीनों के तीनों अभी के अभी लिख दीजिए आप लोग कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए सारी की सारी चीजें, ठीक है। 10,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 9650 से ज्यादा आप लोगों ने जो है यहाँ पर में लाइक्स भी कर दिए, 10,000 लाइक्स का भी आंकड़ा पार करना है हम लोगों ने, जल्दी जल्दी से करते जाइए आप लोग, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं सर फिर और बताओगे आप, अच्छा सर देखिए सर, फिर से आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ठीक है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, सारा पढ़ा हुआ है हमारा, आगे में भी ऐसे ही पढ़ेंगे। हु एसिड, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टर्मरिक, ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है यहाँ पर में, बताइए जल्दी जल्दी से, इमली के अंदर में कौन सा वाला एसिड पाया जाता है, और मैं आपको पूरा का पूरा, ठीक है, एक लिस्ट दे रहा हूँ, वो एनसीईआरटी की लिस्ट है, प्लीज उसको याद कर लेना है आप सभी लोगों ने, ओके, एनसीईआरटी की लिस्ट आपको दे रहा हूँ। टैमरिंड के अंदर में, इमली के अंदर में कौन सा वाला अम्ल पाया जाता है, और ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, मैं जो लिस्ट दे रहा हूँ हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ लूं अभी, ओके, बताइए। टार्टरिक अम्ल, वेरी गुड फ्रेंड्स, टार्टरिक एसिड जो है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है आप लोगों का इमली के अंदर में, तो बी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। ये देखिए आप लोग, ओके, ये है इमली, ठीक है, अंगूर, कच्चा आम, इनके अंदर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो अभी आप लोगों का कच्चा आम अगर आप लोग देखो, ओके, अभी तो आम का सीजन भी चल रहा है, तो आम खाओ आप लोग, या कच्चा आम खाओ आप लोग, या इमली देखो, अंगूर देखो, तो उसमें याद रखना टार्टरिक एसिड पाया जाता है, उसको भी सिखा देना आप लोगों ने, क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है, पूरी लिस्ट है आपकी। एसिडिक एसिड सिरका में पाया जाता है आपका, सिरका विनेगर जो है उसमें एसिडिक एसिड होता है आपका। चींटी ने काटा है आप लोगों को कभी यहाँ पर में, कभी कितने लोग हैं जिनको कभी ना कभी चींटी ने काटा है, तो चींटी जब काटती है तो आपकी बॉडी में क्या डाल देती है, टपाक करके, ठीक है, वो आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड डाल देती है, ओके, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अच्छा, आप लोगों ने जो है फ्रेंड दही कभी ना कभी पिया होगा, दही, ठीक है, तो दही जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है आप लोगों का, दही के अंदर में लैक्टिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है आप लोगों का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट थे। अब ये नीचे वाला जो है ना, ये मैं आप लोगों को एक अलग स्लाइड में दिखा देता हूं। चूने का पानी, इसको क्या कहा जाता है, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। खिड़की के कांच साफ करने के लिए जो मार्जक इस्तेमाल करते हो आप लोग, ओके, वो कॉलिंस वगैरह आप इस्तेमाल करते हो ना आप लोग, खिड़की को साफ करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हो आप लोग। साबुन में क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, साबुन के अंदर में, सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और दूधिया मैग्नीशिया या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस तरह से लिखा जाता है केमिकल रूप में, जल्दी बताइए आप सभी लोग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे लिखोगे आप लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को? आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसको लिखोगे कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लिख लीजिए आप लोग। Mg, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड है आप लोगों का OH, और यहां पर में 2, ये बैलेंस केमिकल है इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखना है आप सभी लोगों ने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, हु लेड सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर, 65वीं बीपीएससी का प्रश्न आपका, 65वीं बीपीएससी का प्रश्न, भागलपुर के अंदर में जो है किसने लीड किया था? तो श्री कृष्ण सिंह जो है ये तो मुंगेर से थे, तो इनको मैं एलिमिनेट कर दूंगा यहां पर में। ओके, ये आप लोगों का हो गया। एक तो बहुत ही आसान था, जो मैंने आप लोगों को लिस्ट दी थी उसी के अंदर में था, मुंगेर से। ओके, सत्यनारायण सिंह जो थे, सत्यनारायण लिखा है, सत्यनारायण सिंह दरभंगा से थे, दरभंगा, दरभंगा एलिमिनेट करते जाओ आप लोग लिस्ट को यहाँ पर में। ओके, दरभंगा से थे, ये आप लोगों का हो गया। अब यहाँ पर में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, महादेव लाल सर्राफ जो थे ना, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, इन्होंने जो है भागलपुर में इसको लीड किया था, भागलपुर के अंदर में। ओके, तो महादेव लाल सर्राफ, नमक सत्याग्रह जो 1930 में चला था, ठीक है, भागलपुर में उन्होंने लीड किया था, महादेव लाल सर्राफ ने, ठीक है। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। अब बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, प्लीज इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए आप सभी के सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात आप लोग याद रखना है फ्रेंड्स, कि जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह या फिर नमक सत्याग्रह जिसको कहते हैं आप लोग, कब हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है कब हुआ था आप लोगों का? ये हुआ था 1930 में। इसी के बाद में जो चालू हुआ था वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हो आप लोग, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी आंदोलन के समय में बिहार की जो जनता थी, उन्होंने चौकीदार टैक्स देने से मना कर दिया था, चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी कर, चौकीदारी कर। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज वो क्वेश्चन डाल दिया जाए, चौकीदारी कर या चौकीदारी टैक्स डालोगे हम तो हमको मिल जाएगा। चौकीदारी टैक्स कब देने से मना कर दिया था? नमक सत्याग्रह या सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके समय में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, ये लिस्ट है आप लोगों की। हाजीपुर भरत मिश्रा जो है, इन्होंने यहाँ से उसको लीड किया था। पटना से अंबिका कांत सिंह ने किया था, मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह ने किया था, दरभंगा से सत्यनारायण सिंह ने, चंपारण से बिपिन बिहारी वर्मा ने। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में आप टीम फास्ट देखिए कितनी है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवॉल्यूशन, कौन से वाले क्रांति के समय में बिहार के लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था? आप लोगों का आंसर यहां पर में आ जाना चाहिए। क्या बात है, 10,000, ठीक है, प्लस लाइक्स सेशन के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप सभी लोगों का, 10,000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए यहाँ पर में, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये जो बच्चे थे जो कंटिन्यूअसली अपना यहाँ पर में इनपुट दिए जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है। तो कौन सा था ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अभी बताया चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के बाद शुरू हुआ था, नमक सत्याग्रह के बाद में, ठीक है, सत्याग्रह जो है आपका उसके बाद में शुरू हुआ था 1930 में। चौकीदारी टैक्स क्या था? जो पुलिस जो होती थी वो प्रोटेक्शन के बदले में किसानों से ये टैक्स लिया करती थी, तो चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, बोले हम भी सविनय अवज्ञा, आपकी बात नहीं मानेंगे, वैसा वाला। विच रूलर शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली टू दौलताबाद। अब देखिए यहाँ पर में ये दिल्ली है, यहाँ पर में आपका, और यहाँ महाराष्ट्र में दौलताबाद है, तो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था उसने, ठीक है। बाद में वापस लेकर चला गया 2 साल के बाद, लेकिन पहले उसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। बताइए जल्दी जल्दी से, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था, कौन था? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज बता दो आप लोगों को फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्लीज उसको याद रख लेना आप सभी लोग, ठीक है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसको पागल राजा भी कहते हैं। इसने टोकन करेंसी चलाई थी, ठीक है, टोकन मुद्रा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टोकन, टोकन, ठीक है, जो करेंसी है वो उसने यहां पर में चलाई थी, टोकन करेंसी, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई कॉपर के और ब्रॉन्ज के, कॉपर के और ब्रॉन्ज के, मतलब कांसे के जो सिक्के थे उनको चांदी के सिक्के के बराबर उसने कर दिया था। टोकन करेंसी चलाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक शहर बसाया था, शहर, उसका नाम था जहां पनाह, जहान पनाह। तो जहान पनाह नाम का शहर किसने बसाया था?
ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह में उसने एक मस्जिद बनाई थी, ठीक है, एक मस्जिद, ठीक है, बताइए जल्दी से यहाँ पर में उस मस्जिद जो है उसका नाम क्या था मस्जिद का, जहां पनाह नाम के शहर में। तो देखो इंसान ना पागल कब हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को आप पागल राजा बोलते हो, ठीक है, अच्छा भला इंसान बोलते नहीं कि आप लोग, अच्छा भला इंसान था यार, शादी हो गई तब से पगला गया है, ठीक है। तो बेगम के दबाव में भी कई बार लोग हो जाते हैं। तो बेगमपुरी मस्जिद जो है फ्रेंड्स इसने बनाई थी, बेगमपुरी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेगमपुरी मस्जिद किसने बनवाई थी, जहां पनाह में बेगमपुरी मस्जिद। ये आपको आप लोगों का जो है 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बेगमपुरी मस्जिद किसने बनाई थी 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंदर में, बेगमपुरी मस्जिद। तो थोड़ा सा याद रख लेना, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा बोलते थे, बेगम के दबाव में बेचारा पागल हो गया था यहाँ पर में। ओके चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर में, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का क्रांतिकारी था जो केवल 18 साल का था, ठीक है, जब अंग्रेजों द्वारा मुजफ्फरपुर जेल में उसको फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र का फांसी पाने वाला व्यक्ति बन गए थे वो हमारे भारत के, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले। जोगेश चंद्र चटर्जी, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। अब देखिए सबसे पहली बात, ये जो मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस है आप लोगों का, ये हुआ कब था। तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस जो था, मुजफ्फरपुर के अंदर में बम फेंक कर जो है, जो किंग्सफोर्ड थे, मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, उनके ऊपर में बम फेंका गया था। वो तो मरे नहीं, उनके साथ में कुछ लोग मर गए थे। तो 1908 में हुआ था घटना, पहली बात, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, इन्होंने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, पकड़े जाने के डर, पकड़ा नहीं जाऊंगा करके सुसाइड कर ली थी। खुदीराम बोस जो है इनको फांसी हो गई थी, फांसी, ओके, ये याद रखना है। तो इस तरह से खुदीराम बोस जो है ये बन गए थे सबसे कम उम्र के, केवल 18 साल की उम्र में फांसी दिए जाने वाले क्रांतिकारी, केवल 18 साल की उम्र में। ओके, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खुदीराम बोस यंगेस्ट इंडियन हु वाज हैंग टू द ब्रिटिशर्स, ये क्वेश्चन बन सकता है कौन सबसे कम उम्र के थे, ठीक है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले में भूमिका को अंजाम दिया था। उनके साथ में थे प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस के साथ में थे, लेकिन इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स सुखदेव, जो आपको पता है ना भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब लाहौर षड्यंत्र मामले में थे, जिन्होंने साउंडर्स की हत्या कर दी थी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे, ठीक है। जोगेश चंद्र चटर्जी की बात करूं तो काकोरी केस मामले में जो जोगेश चंद्र चटर्जी थे उन पर मुकदमा चलाया गया था और उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ओके चलिए, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएंगी। अब देखो ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। 10,500 के करीब आप लोगों ने लाइक्स भी कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो लोग टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो टीचिंग परीक्षा ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले। तो 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि 1948 तक सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा, तो ये की थी लॉर्ड क्लीमेंट एटली। कौन थे लॉर्ड क्लीमेंट एटली, उस समय में यूके या ब्रिटेन जो था आपका उनके प्रधानमंत्री थे ये, ठीक है। तो भारत की आजादी के समय में कौन थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के या यूके के, क्लीमेंट एटली, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। कौन से दिन घोषणा की थी उन्होंने, 20 फरवरी को। और डेडलाइन कब की शिफ्ट की थी उन्होंने, कि डेडलाइन कब थी कि भाई इतने तारीख तक हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे, दोनों लिखो, घोषणा कब की, किसने की, और तीसरा वाला पॉइंट भी आप लिख देंगे कि कब तक छोड़ देंगे भारत को, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। तो 30 जून 1948 को भारत छोड़ देंगे, भारत जो है भारत को छोड़कर भारत को आजादी देकर चले जाएंगे यहाँ पर में, ये क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी। 20 फरवरी 1947 को घोषणा की, 30 जून तक का समय था, लेकिन इनको ना यहाँ पर में बहुत ज्यादा हड़बड़ी मची थी, आधा अधूरा बंटवारा किया भारत का और चले गए, अब तक हम लोग भुगत रहे यहाँ पर में भारतीय लोग। अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व, जिसको हाल ही में रामसर सूची में जोड़ा गया, किस राज्य में है। और अब मेरे को आप लोग ये बताओगे कि अब जो है फ्रेंड्स हमारे भारत के अंदर में कितनी रामसर साइट्स हो चुकी है, टोटल टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी हो चुकी है, टोटल रामसर साइट, रामसर, रामसर किसको बोलते हैं, रामसर साइट किसको बोलते हैं, जो दलदली भूमि होती है जिसको हम लोगों को संरक्षित करना है। रामसर कन्वेंशन हुआ था उसकी याद में, ठीक है, 1971 में हुआ था 2 फरवरी को। तो रामसर साइट जो है हमारे भारत में अब हो चुकी है 80, प्लीज इसको याद रखिए, टोटल 80 हो चुकी है। तो अंक समुद्रम, ठीक है, ये कहां पर में है आप लोगों का, तो अभी अंक समुद्रम जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने ये याद रखना है, ये कर्नाटक के अंदर में है आप लोगों का, और कुछ ऐसे हैं जो तमिलनाडु से भी जोड़े गए हैं। तो आंसर इसका आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है, कर्नाटक।
तो रामसर साइट्स अभी जोड़ी गई है टोटल 5, ठीक है, 3 कर्नाटक से, 2 तमिलनाडु से। मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, तो ये याद रखना, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहां पर में, मगधी कर्नाटक में। अंक समुद्रम कर्नाटक में, आपने नाटक किया बहुत अच्छा वाला, तो आपको जो है वो बहुत अच्छे वाले अंक मिले। अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण, ठीक है। और अघनाशिनी मुहाना जो है, अघनाशिनी मुहाना अघनाशिनी नदी के किनारे पर है ये, इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया है। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला, ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व आप लोगों का, ये जो है फ्रेंड्स तमिलनाडु के अंदर में, कराईवेट्टी और लॉन्गवुड तमिलनाडु के अंदर में। तो ऐसे टोटल मिला के 80 हो गया है। ये प्लीज इसको याद रख लीजिए आप सभी लोग, ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों से। अच्छा, रामसर साइट क्यों बनाते, रामसर नाम की जगह कौन से देश में थी, कौन से देश में है रामसर नाम की जगह, रामसर नाम की जगह आप लोगों को ईरान में मिलेंगी फ्रेंड्स, ठीक है। 2 फरवरी 1971 को यहाँ पर में ये समझौता हुआ था, रामसर कन्वेंशन, उसकी याद में हम लोग इसको करते हैं। भारत 1945 में, भारत 1975 में उसके साथ में जुड़ा था। टोटल कितने हो गए आप लोग लिखो जल्दी से एक बार वापस से, ताकि याद हो जाए आपको। 4000 का जो है फ्रेंड्स आप लोगों का चैट रेट चल रहा है, लिखते जाइए जल्दी जल्दी से। नाउ आप बताइए, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है, भारत के नए लोकपाल, ठीक है। वो अन्ना हजारे का आंदोलन भी हुआ था इस चीज के लिए, लोकपाल होना चाहिए, लोकपाल होना चाहिए करके। तो पहले क्या थे, पिनाकी चंद्र घोष थे पहले, फर्स्ट नंबर के, ठीक है, फर्स्ट थे ये। अभी ये रिटायर हो गए, तो उनके जगह पे कौन बन गए यहाँ पर में फ्रेंड्स, खानविलकर, ठीक है, जस्टिस AM खानविलकर नए बने हैं लोकपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए लोकपाल के अध्यक्ष, मतलब लोकपाल जो कमेटी होती है उसके अध्यक्ष बने हैं, तो लोकपाल बने हैं बेसिकली, ये याद रख लेना आप लोगों ने। तो AM खानविलकर किसके जगह पे बने हैं, PC घोष के जगह के ऊपर में, पिनाकी चंद्र घोष के जगह पे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं ये, अजय माणिकराव खानविलकर, AM मानविलकर, खानविलकर हम लोग इनको बोल सकते हैं, AM खानविलकर। लिखो एक बार कमेंट में लिख दो ताकि याद हो जाए हमेशा के लिए, AM खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर, खानविलकर साहब भी लिख देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कहा, कल जब मैं आप लोगों को दर्रे पढ़ा रहा था कल पेड क्लास के अंदर में, तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, आप लोगों से क्लास के अंदर में पूछूंगा मैं आप लोगों से। तो आप लोगों ने कहा था कि सर बिल्कुल पूछिएगा करके, सर आप मेरे फेवरेट टीचर हो, आपके जैसा शायद ही कोई पढ़ाए बिना किसी स्वार्थ के। मेरे इस बार कुछ ना हो रहा, नंबर से रह गया था, बट जो भी नंबर आए बस आपके पढ़ाने से आए थे, थैंक यू वेरी मच। विशेष जी बिल्कुल, मेरी सारी विशेष जो है वो आपके साथ में है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो है आप जैसे अभी पढ़ रहे हो ना, जो चीजें हुई आपने की है, जो आपको लग रहा है कि आपका जो कुछ नंबर से रह गया था, अब आप मेहनत कर रहे हो और ज्यादा मेहनत, तो अब पूरा जोर लगा देना है यहाँ पर में। तो देपसा दर्रा जो है फ्रेंड्स, ये कहां पर में आप लोगों का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में। ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का बिहार पुलिस SI के अंदर में, कल ही पढ़ाया था, उसी का आगे में हम लोग यहाँ पर में उसको कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर में है फ्रेंड्स देपसा दर्रा, आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर में। कुल्लू से स्पीति डिस्ट्रिक्ट तक अगर जाना है तो ये देपसा पास से होकर जाना पड़ता है आपको। पास का मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, रास्तों के बीच में से जाने वाला रास्ता आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। और ये पूरी की पूरी लिस्ट अगर आपको चाहिए, देखिए दर्रे मतलब क्या होता है, ये पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है ना उसको बोलते हैं दर्रा, ठीक है, पहाड़ों के बीच का रास्ता। ये पूरा मैप अगर चाहिए आप लोगों को तो टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, टीचिंग परीक्षा का जो है फ्रेंड्स इंस्टाग्राम, और साथ ही साथ आप लोगों को नीचे में टीचिंग परीक्षा का व्हाट्सएप चैनल भी दिया गया है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें भी डाल देंगे आपके लिए। आज की PDF भी टीचिंग परीक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएंगी, तो टीचिंग परीक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप सारे के सारे लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, लास्ट में सेशन के बाद में आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है, बताइए जल्दी से, सबसे कम लिंग अनुपात कहां पर में है, सबसे कम लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब होता है कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां हैं, उसको बोलते हैं लिंग अनुपात। तो पूरे ओवरऑल बिहार का कितना है बताइए, कल आपको पढ़ाया था मैंने, बताओ बिहार का कितना है ओवरऑल, और सबसे कम सबसे ज्यादा वाला कौन सा है। तो बिहार का जो है फ्रेंड्स वो है 918, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। लेकिन सबसे कम है मुंगेर का, और फिर है भागलपुर का। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर में, देखिए ये आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आया है आप लोगों के 26/8/2023 को, और आप देख सकते हो यहाँ पर में ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था आपको, ठीक है। गोपालगंज में सबसे ज्यादा है, और सबसे लोवेस्ट जो है मुंगेर के अंदर में है, तो आप इसको थोड़ा सा मान सकते थे यहाँ पर में ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। तो मुंगेर यहाँ पर आप देख सकते हो 876 है, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 876 लड़कियां। भागलपुर में है 880।
अच्छा, सबसे ज्यादा वाला भी तो पूछ सकता ना आपसे, तो पहले सबसे ज्यादा दो वाले पता होने चाहिए आपको। तो गोपालगंज में कितना है? गोपालगंज में फ्रेंड्स, ठीक है, आप ये याद रखिए आप लोग की 1021 लड़कियां है हर 1000 लड़कों के मुकाबले में। 1000 जो मेल है उनके मुकाबले में 1021 फीमेल है गोपालगंज में। एकमात्र जिला जिसके अंदर में लिंगानुपात जो है वो 1000 से ज्यादा है। ओके, तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। सिवान जो है वो सेकंड नंबर पे आता है 988, ठीक है, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 988 लड़की है। तो दो सबसे कम और दो सबसे ज्यादा वाले जल्दी से आप लोग कमेंट में लिख दीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ प्रूफ के साथ में कि आप लोगों का टीआरई के अंदर में पूछा गया प्रश्न था ये। ठीक है, मुंगेर और भागलपुर सबसे कम वाले हैं, ठीक है, गोपालगंज और सिवान सबसे ज्यादा वाले लिंग अनुपात के मामले में। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जन नायक के रूप से भी नाम से भी जाना जाता है, कौन सी अवधि के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रहे? भाई बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अभी उनको हाल ही में भारत रत्न की घोषणा हुई, ये तो आप लोग कर ही लेते हो। लेकिन बात यहाँ पर में आती है कि कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जन नायक के रूप में जाना जाता है, किस अवधि तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, ये आप लोग बता देंगे यहाँ पर में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में? सबसे पहले वो बने आप लोगों के 1970 से 71 तक, 70 से 71 तक बने। और फिर बाद में जो है फ्रेंड्स 77 से, ठीक है, 79 तक सेकेंड टाइम जो है वो क्या बनते हैं यहाँ पर में आप लोगों के, फिर से बनते हैं यहाँ पर में 77 से 79 तक वापस से बनते हैं। तो दो बार मुख्यमंत्री रहे ये, 1970 से 1971 तक बने पहली बार, ठीक है, और 1970 से 1979 तक दूसरी बार बने, तो दो बार बने। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा यहाँ पर में। तो ये भी तो याद रखना है आप लोगों ने, ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन। दो बार मुख्यमंत्री बने हैं कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है, अच्छा, कर्पूरी ठाकुर जी जिस जगह पे उनका जन्म हुआ था वो आज बिहार के कौन से जिले में है, जल्दी बताइए। कर्पूरी ठाकुर जी का, ठीक है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग, कर्पूरी ठाकुर जी का जो जन्म हुआ था वो कौन से वाले जो है आपको आज बिहार के कौन से जिले के अंदर में देखने के लिए मिलेगा? बहुत बढ़िया, समस्तीपुर आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है उस जगह को, समस्तीपुर बिहार के अंदर में है। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की थी। अब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई ये आपको बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है फ्रेंड्स 1917 में। मैं पटना कॉलेज की बात नहीं कर रहा जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। पटना कॉलेज अलग है, ये पटना विश्वविद्यालय है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1917 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखेंगे। क्लोरोफिल प्रकाश के सूर्य के प्रकाश के ब्लैंक तरंग धैर्य को अवशोषित करता है। 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। देखिए, जो प्रकाश होती है ना, लाइट होती है, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं और अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है। जैसे सूरज की जो रोशनी आ रही है वो आप लोगों को दिख रही है, रोशनी आ रही है करके, लेकिन उसमें अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ होती है, अलग अलग कलर होते हैं। आप वो जो एक कांच होता है ना उससे अलग अलग भी कर सकते हो उनको, ठीक है, कलर को। तो आप लोगों का क्लोरोफिल जो ऐसा इस तरीके से जो पत्तियां होती है, ठीक है, जो पत्तियां है उसमें हरे कलर का क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल कौन से कलर को अवशोषित करता है सबसे ज्यादा? ठीक है, अवशोषित कर लेता है कौन से कलर की वेवलेंथ को? तो रेड एंड ब्लू, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। लाल और नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य है उसको सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, रेड एंड ब्लू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिए। 68वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, आगे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति है? मतलब कि बिहार के अंदर में जो आपका राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, उसी का एक्सटेंशन है, उसी का एक भाग है आगे का, ठीक है, लेकिन वो नेपाल में है। अब देखो ध्यान से आप सभी लोग, वो जो भी होगा वो नेपाल में होना चाहिए। बांदीपुर कर्नाटक के अंदर में है, ठीक है, दुधवा यूपी के अंदर में है, जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है हमारे भारत का, उत्तराखंड के अंदर में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, 1936 में बना था ये। चितवन राष्ट्रीय उद्यान ये जो है ये नेपाल के अंदर में, नेपाल में। और किसका एक्सटेंशन है? जो हमारे पश्चिमी चंपारण के अंदर में जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है उसी का एक एक्सटेंशन है, वाल्मीकि नेशनल पार्क का एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार है। इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। बताइए जल्दी से, बिहार का अधिकतर भाग कौन सी किस चीज के अंदर में आता है? ठीक है, तो बिहार जो है फ्रेंड्स, अधिकतर जो मिट्टी बिहार में पाई जाती है वो है एलुवियल सॉइल, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, बिहार में मैक्सिमम कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग इसको ध्यान से अच्छे से करिए। और यहाँ पर मैं जो 10,000 बच्चे देख रहे हैं ना, मैं एक चीज बता दूं
ये जो चीज आप लोग कर रहे हो, अभी जो मेहनत कर रहे हो, अभी जो आप लोग यहाँ पर में अपना एक एफर्ट्स दिखा रहे हो, यही चीज आपकी मेहनत, आज का आपका जो दुख दर्द आप झेल कर, जो भूख प्यास से आप लोग लगे हुए हो यहाँ 1 घंटे से भी ज्यादा समय में सुन रहे हो, आंसर कर रहे हो, यही चीज आपके कल माता पिता को, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, जो आपके बच्चे हो, इन लोगों को सुविधाएं देंगी। तो आप एक प्राउड मूवमेंट फील कर सकते हो कि अभी जो आप कर रहे हो, अभी जो मेहनत कर रहे हो ना, ये आपके परिवार को जो है सुविधाएं देने वाली है, आपके घर वालों को जो है सुविधाएं देने वाली है, उनको एक प्राउड मूवमेंट देंगी। आप सोचिए कि आपके घर वाले अगर जाएंगे कहीं बाहर में और वो बोलेंगे कि आपकी मेरी बेटी ने कर लिया है यहाँ पर मैं क्लियर, या मेरे बेटे ने क्लियर कर लिया है, आप वो कितने भी आप पैसे दे दीजिए, आप उसको जो है कभी भी वो उनका एक मोटिवेशन जो है वो आप जो उनको प्राउड फीलिंग आती है ना, आप वो उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, चलिए, तो मेहनत करते रहने फ्रेंड्स आप लोगों ने। एलुवियल सॉइल जो है आप लोगों ने याद रखना सबसे ज्यादा है। आदि ग्रंथ, ये टीआरई का क्वेश्चन, आदि ग्रंथ इनमें से किस संत की संकलित की गई है? आदि ग्रंथ, ये बताइए आप सभी लोग आदि ग्रंथ को। तो आप लोग देखिए आदि ग्रंथ जो है फ्रेंड्स, जो 5वें सिख गुरु थे, 5th नंबर के सिख गुरु, ठीक है, गुरु अर्जन देव जी, ठीक है, गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने इसकी संकल्प जो है संकलन किया था इसका। 5वें नंबर के सिख गुरु थे, 5th सिख गुरु, ठीक है, गुरु अर्जन देव जी, अर्जन, ठीक है, अर्जन देव जी, ठीक है, गुरु अर्जन देव जी। इन्होंने क्या किया, उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ के अंदर में उन्होंने संत कबीर जो है उनके भी दोहे ले लिए। उन्होंने देखो, जो अच्छा इंसान होता है ना, जो सीखने मिले उसको सीख लेता है वो, ओके, जो सीखने मिले उसको सीख लो। संत कबीर से जो अच्छी अच्छी चीजें थी ले ली। बाबा फरीद एक पंजाब के अंदर में बहुत बड़े सूफी संत हुए, उनकी अच्छी अच्छी बातें, संत रविदास इनकी बातें, इन सबको उन्होंने जो है वो आदि ग्रंथ में शामिल कर लिया। बाद में यही आदि ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब बना, जो है गुरु गोविंद सिंह जी के समय में, ओके। आदि ग्रंथ में शामिल किया था कबीरदास जी के, बाबा फरीद के, रविदास जी के, सबके संतों, सबके जो विचार थे आदि ग्रंथ में उन्होंने लिख दिए। अपने खुद के विचार, अपने गुरुओं के विचार, उनके अलावा इनके भी विचार उन्होंने रखे। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, ये बात होती है फ्रेंड्स यहाँ पर में एक धर्म की, यहाँ पर में कि हम जो अच्छी चीजें होंगी उसको सीखेंगे। तो एक सल्यूट तो जो है गुरु अर्जन देव जी को भी बनता है कि यार उन्होंने एक मिसाल पेश की है, मिसाल पेश की है उन्होंने कि भाई अलग अलग जो विचारधारा वाले लोग अगर अच्छी बात है तो एक्सेप्ट कर लो। जीवाश्मों के आधार पर मनुष्य की उत्पत्ति का स्थान कौन सा है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, 11,000 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो जल्दी जल्दी से ऐसे ही आप लोग और भी जितना भी आप लोग अपना जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं शेयरिंग कर सकते हो, जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे जी। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड, जीवाश्म के आधार पर मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो भारत में तो नहीं हुई थी भाई, ठीक है, ये अफ्रीका है आप लोगों का, अफ्रीका की यहाँ रिफ्ट वैली है, ठीक है। यहाँ पर में माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, वो सबसे पहले यहाँ पर में उनका इवोल्यूशन होकर जो हमारे इंसान बनने की जो शुरुआत हुई थी हमारे एंसेस्टर से, वो हुई थी तो अफ्रीका की रिफ्ट वैली से, जीवा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स एग्जाम वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। ये मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मैं आपको दिखा भी दूंगा यहाँ पर में कि एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन था, आप देख सकते हो, ये टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पर टीचिंग परीक्षा के ऐप पर अवेलेबल भी है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, जीवाश्मों के आधार पर, ठीक है, अफ्रीका की रिफ्ट वैली में यहाँ पर में इंसानों की उत्पत्ति हुई थी, फिर बाद में पूरे दुनिया में हम लोग फैल गए, ठीक है, आज इतने ज्यादा हो गए हम लोग, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई थी, ओके। तो रिफ्ट वैली जो है यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने। और ये जीवाश्म मतलब होता है जो हम लोगों को अवशेष मिले हैं वहां से, उसके आधार पर, उसकी स्टडी करने के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के आधार पर कौन निर्णय लेता है? तो वित्तीय संबंध मतलब पैसे की बात आती है तो फाइनेंस कमीशन हो गया भाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280, 280 आर्टिकल नंबर 280। तो फाइनेंस कमीशन, केंद्र राज्य में जो पैसों का बंटवारा होता है वो फाइनेंस कमीशन निर्णय लेता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन से वाले फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था? और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड फिर से कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम का क्वेश्चन था, जो मैंने ये कराया आप लोगों को, हमने टाइप कर दिया जस्ट ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके, अदरवाइज ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर में देख भी सकते हो। ये फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280, फाइनेंस कमीशन टीचिंग परीक्षा के ऐप पर आपको जो सारे पेपर्स अवेलेबल करवा दिए गए उन्हीं के अंदर में दिया हुआ है,
ठीक है, चलिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोगों के जितने भी भाई बंधु है, साथी है, आप लोगों के आपके परिवार में है, जो आप लोगों के आस पड़ोस में जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी टीचिंग परीक्षा सजेस्ट कर सकते हो। जो है टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर रोज 5 बजे आपकी क्लास होती है सामाजिक विज्ञान की। बाकी की भी और भी क्लासेस हो रही है टीचिंग परीक्षा पर, सीटेट की, पेपर 1, पेपर 2। आप उनके लिए बता सकते हो उनको कि भाई वो पढ़ना है अगर से सीटेट क्लियर करना, क्योंकि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट वाला एक समय होता है सीटेट क्लियर करना, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जिनका सीटेट क्लियर नहीं होने की वजह से वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए होंगे कभी ना कभी। तो सीटेट क्लियर करना जरूरी है, तो उनको बता सकते हो आपकी टीचिंग परीक्षा पर यूट्यूब के ऊपर में पढ़ाई हो रही है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्य चाहिए कम से कम? ओके, ठीक है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो देखिए, अगर आप लोगों को बताऊं मैं कि लोकसभा में अगर आप लोगों को अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है तो कम से कम, ठीक है, कम से कम 50 लोगों का जो है यहाँ पर में आप लोगों का सहमत होना जरूरी है। ठीक है, मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ प्रस्तुत होता है कि पूरी की पूरी जो सरकार है उसके खिलाफ में हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों का आता है पूरी सरकार के खिलाफ, और ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं होता। कम से कम 50 मेंबर्स जो है फ्रेंड्स, उन लोगों का ये होना जरूरी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का केवीएस टीजीटी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक जगह पे मैंने पढ़ाया भी था ये क्वेश्चन। ये देखिए, ये वो क्वेश्चन था कि 50 मेंबर्स चाहिए कम से कम। केवीएस टीजीटी 2018 में आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन, आगे में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखोगे। अविश्वास प्रस्ताव का वैसे कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 75 कहता है कि जो सरकार है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगी? आर्टिकल नंबर 75 वो कहता है कि सरकार जो है पूरी तरह से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति? पूरे संसद के प्रति रहेंगी क्या? नहीं, लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके, ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लोकसभा के प्रति, और ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 75 में। तो इसी वजह से जो है आपका लोकसभा के अंदर में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो पूरी सरकार गिर जाती है। एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं ला सकते आप, पूरे सरकार के खिलाफ लाना पड़ेगा आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, 2 दशकों के बाद दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर महात्मा गांधी भारत में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहा और कहा प्रकट की उन्होंने? ठीक है, 2 दशक बाद गांधी जी लगभग 21 साल बाद जो है परमानेंटली वापस आ गए थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी जो है आप लोगों को बताना है, सबसे पहले उनकी जो है सार्वजनिक उपस्थिति कहां पर में देखने के लिए मिली आपको? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी 1916 में, वहां पर में जो है फ्रेंड्स इनकी उपस्थिति आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो आंसर यहां पर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ अमेजन रिवर बेसिन? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी वजह से ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा। ठीक है, अमेजोन रिवर बेसिन, अमेजोन रिवर बेसिन जो है ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका के अंदर में, साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर में। और कौन सा वाला देश है जो इसका हिस्सा नहीं है? अगर आप थोड़ा सा भी फ्रेंड्स अगर यहाँ पर में मैप देखोगे, ठीक है, अगर पूरा का पूरा, ठीक है, साउथ अमेरिका का मैप मैं आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश करता हूँ यहाँ पर में। साउथ अमेरिका का पूरा मैप, उसमें आप देखोगे कि जो आपकी अर्जेंटीना है और चिली है, ये नीचे में है। ठीक है, मतलब नीचे वाले साइड के अंदर में अर्जेंटीना और चिली आप लोगों का, तो वहां पर में तो सवाल ही नहीं उठता इसके जाने का। जैसे मैं यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर में आप देखिए, ये अर्जेंटीना इधर में है, चिली नाम का देश यहाँ पर में आपका नीचे साइड के अंदर में, अर्जेंटीना यहाँ है, और अमेजोन रिवर बेसिन जो है ये ऊपर में इधर में है। वेनेजुएला का पार्ट है, कोलंबिया का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर में ब्राजील का बहुत बड़ा हिस्सा है, पेरू है, इक्वाडोर है, ये सब कंट्रीज है जहां पर में अमेजोन और उसकी सहायक नदियां बहती है। चिली और अर्जेंटीना में नहीं बहती, तो वो अमेजोन रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है। अमेजोन रिवर बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। रिवर बेसिन का मतलब होता है नदी का क्षेत्र और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। ठीक है, तो अर्जेंटीना नहीं है, नहीं है पूछा ना, अच्छा आपसे कौन सा वाला है पूछा है, तो वेनेजुएला है आपका, बस खत्म हो गई बात। चिली और अर्जेंटीना नहीं है। यहाँ पर में देखिए आप, वेनेजुएला है, वेनेजुएला में है उसका पार्ट, है ना। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन सा वाला पार्ट है बोल रहा है, अर्जेंटीना चिली तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? स्वदेश बांधव कमेटी का गठन किसने किया था?
और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की ये जो है ना स्वदेश बांधव समिति वाला क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ यहाँ पर, मैं आप लोग देख सकते हो। स्वदेश बांधव कमेटी जो है, समिति या स्वदेश बांधव समिति, अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के लिए एक बहुत ही जो है ना प्रवचन दिया था एक बार उन्होंने, कि कांग्रेस का जो सेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आईएनसी का जो सेशन होता है वो 3 दिन का तमाशा है। ठीक है, 3 दिन का तमाशा, कि साल में केवल 3 दिन तक जो है यहाँ पर में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आती है, मिलती है। तो 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। वैसे फ्रेंड्स उन्होंने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, और उन्होंने बरीसाल हितैषी नाम से जो है एक अखबार भी निकाला था। ये याद रखेंगे आप लोग, बरीसाल हितैषी, बरीसाल हितैषी नाम से अखबार किसने निकाला था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने ही निकाला था, बरीसाल हितैषी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं जो है हमारी इन सारी चीजों के तरफ में और जो भी हमारे पॉइंट्स है उनके साथ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का जो है जितने भी लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर में जुड़े हुए। अच्छा जी, तो देखिए आप लोगों की जो टेस्ट है, मुझे यहाँ पर में बताया जा रहा है आप लोगों का फ्रेंड्स कि आप लोगों की जो टेस्ट है, ठीक है, वो आपकी तैयार हो गई है। और इसको जो है वो 3 बजे डॉट 3 बजे जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगी। टेस्ट कैसे देनी है आप लोगों ने, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर में। ठीक है, पूरा का पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझिए आप लोग कैसे कैसे आप लोगों ने किस प्रकार से टेस्ट देना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करोगे, कैसे देना है समझ लीजिए, आप पूरा का पूरा अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप लोग लेट ना हो। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर आप जाओगे, टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पर चले जाइए आप लोग। सभी के लिए फ्री है, हर कोई बच्चा दे सकता है, लेकिन लाइव देंगे उसी समय में दे पाएंगे, उसके बाद नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ऐप पर जाना है। टीचिंग परीक्षा का, चाहे वो टीआरई का हो, ठीक है, टीआरई 3.0 का हो, चाहे टीआरई 4.0 का हो, ठीक है, चाहे वो रिवीजन बैच हो, किसी भी एक बैच में चले जाइए आप लोग, रिवीजन किसी में भी चले जाइए, 36 कोर्सेज किसी में भी चले जाइए आप लोग। ओके, और उसमें से, ठीक है, आप लोग क्या करिए, उसमें सबसे ऊपर में फ्री में ही, ठीक है, फ्री में ही सबसे ऊपर में, ठीक है, कंटेंट में आप जाओगे ना, जब यहाँ कंटेंट आपको दिखेगा, कंटेंट, उसमें अगर आप जाओगे तो सबसे ऊपर में ही आप लोगों को टेस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, टेस्ट आपको मिल जाएंगी। तो जितने भी पेड स्टूडेंट है उन लोगों को तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो वो वहां से दे सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा रास्ता बताता हूं आपको, टीचिंग परीक्षा के ऐप में चले जाइए आप, और यहाँ पर मैं ऐप में ना सबसे पहले ही फ्रंट पेज पे, होम पेज पे ही आप लोगों को, यहाँ होम पेज है ना, होम पे ही आपको यहाँ मिलेगा फ्री कंटेंट वाला एक टाइल, फ्री कंटेंट का। ठीक है, फ्री कंटेंट वाली एक टाइल मिलेंगे ऐसी, उस पर भी अगर आप चले जाओगे तो उसमें भी सबसे ऊपर में आप लोगों को, ठीक है, ये वाली टेस्ट डाल देंगे अपन। तो अगर अंदर नहीं जा पा रहे हो आप, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आप लोगों के लिए, तो जितनी भी सहूलियत आपके लिए की जा सकती है वो सारी की सारी चीजें करेंगे अपन। ओके, तो फ्री कंटेंट में आप जा सकते हो होम के अंदर में। बाकी जो टीआरई 3, 4 सारा का सारा रिजल्ट एक ही बनेगा, आप यहां जाके टेस्ट दे दो या यहां जाके दे दो, एक ही बनेगा, एक ही बार आप दे सकते हो टेस्ट। ठीक है, एक साथ ही दे सकते हो, बाकी आप नहीं दे पाओगे टेस्ट। तो कोशिश भी मत करना उसके अंदर में कि बार बार दे रहे हो, एक ही बार दे पाओगे। ठीक है, तो ये चीज है आप लोगों की, इसमें आप लोग जाकर दे सकते हो, किसी एक में भी चले जाइए, सारा का सारा सिंक्रोनाइज एक ही वो टेस्ट होने वाली है, तो अलग अलग आप लोगों का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो 3 बजे एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट 3 बजे जो है आप लोगों की टेस्ट जो है 3 PM के ऊपर में स्टार्ट हो जाएंगी, 3 PM के ऊपर में स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, टेस्ट आप लोगों की। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों में से, ठीक है, मैं अभी बता देता हूं आप लोगों में से कि जो बच्चा टॉप करेगा, ठीक है, जो टॉप करेगा यहाँ पर में, ठीक है, उसको जो है हमने आप लोगों को कहा है कि जो फर्स्ट आएगा उसको 1000 रुपीज मिलेंगे। अगर वो आउट ऑफ स्कोर करता है आपका, ठीक है, पूरा फुल स्कोर करता है, तो उसको 500 रुपीज और एक्स्ट्रा। ठीक है, सेकंड वाले का जो है फ्रेंड्स उसको 800 रुपए, ठीक है, 800 रुपीज। और जो थर्ड नंबर आएगा उसको जो है 700 रुपीज। ओके, अगर इन तीनों में से किसी ने भी फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया तो उन लोगों को क्या मिलेगा, उन लोगों को 500 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ठीक है, सारे के सारे लोग जो दे, मैंने पहले कहा था कि आपका 4 से लेकर, ठीक है, जो 10 तक के जो बच्चे रहेंगे उन लोगों को 500 रुपीज मिलेंगे। लेकिन अब मैं आप लोगों को और ज्यादा, आप लोगों के इतना ज्यादा प्यार के लिए, ठीक है, और एक कदम हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 11th से लेकर 20th नंबर तक आएगा, ठीक है, 11th से लेकर 20th तक, उनको भी हम लोग जो है यहाँ पर में फ्रेंड्स 500 रुपीज का जो है गिफ्ट कार्ड आपको देंगे। ठीक है,
20 नंबर तक का। तो ये जो है आप लोगों के लिए देखिए कितना टीचिंग परीक्षा एक एक चीज आपके लिए सोच रहा है। आपके लिए 500 रुपए बहुत छोटी रकम हो सकती है, लेकिन अब आप लोग सोचिए कि ये मोटिवेशन कितना मिलेगा आपको टेस्ट देने का। टेस्ट टफ होगी ये मैं आपको बता देता हूं। तो अभी ठीक है, आपके पास में जितना भी समय है, आई थिंक शायद से 23 मिनट का समय है। जिन लोगों ने भी टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है यहाँ पर में, ठीक है, देखिए जिन नंबर जो जो दो बच्चे जिनका सेम स्कोर आया है मान लीजिए, तो उनमें क्या होता है ना कि जो ज्यादा स्पीड आंसर करता है, अच्छे से आंसर करता है, जिसके गलत कम होते हैं, वो ऊपर चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, गलत कम करने हैं। अगर मान लो कि किसी के जो है फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि 40 नंबर आए दो लोगों के, ठीक है, दो लोगों के 40 नंबर, बट एक ने क्या किया है, एक ने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 40 आए, और एक ने 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 40 आए। तो जिसके 6 क्वेश्चन गलत हुए वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, जिसके 5 क्वेश्चन गलत हुए वो ऊपर रहेगा। तो गलती कम से कम करनी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो थोड़ा सा ध्यान से देंगे, लिंक नहीं है, ठीक है, टेस्ट की लिंक नहीं है, क्योंकि ये इसका रिजल्ट जनरेट करना है ना अपन लोगों ने बड़े लेवल के ऊपर में, ठीक है। तो एग्जैक्ट 3 बजे आप क्या कीजिए, 3 PM तक जितने भी बच्चों ने टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और एग्जैक्ट 3 बजे जो है आप लोग कर लोगे यहाँ पर में, ठीक है। नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा एक और चीज है, अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो नीचे में ना आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप हम लोगों ने चैनल बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। उस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर में अगर आप लोग ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है, तो वहां पर में भी डाल देंगे कि टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने ज्वाइन करना है, ओके, व्हाट्सएप ग्रुप को। तो नीचे में आप लोग देखोगे आपके यूट्यूब के नीचे में ही आप लोगों का मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे ये सेशन चल रहा है आप लोगों का, मान लीजिए सेशन के नीचे में यहाँ पर मैं आप लोग देखिए एक लिंक दी हुई है आप लोगों की, नीचे में आ जाते हैं हम लोग, ये आप लोग हो सारे के सारे लोग, ओके। ये कुछ लिंक्स है, ध्यान से देखिए आप लोग। ये लिंक है आप लोगों की लिंक ट्री की, इस पर जाकर आप चाहो तो कोर्स परचेस कर सकते हो, जो भी आप लोगों ने करना है, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस में। ये व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, देखिए टीचिंग परीक्षा व्हाट्सएप चैनल, इस पर क्लिक करोगे आप लोग तो इस तरीके से आपके मोबाइल में व्हाट्सएप जो है वो खुल जाएगा टीचिंग परीक्षा का। 4000 फॉलोअर्स उसमें हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप लोग भी जुड़ सकते हो, इसमें भी नोटिफिकेशन डाल देंगे आपके लिए कि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है करके, ठीक है। तो ये आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो, ओके, इसके अंदर में भी मिल जाएगा, ओके जी। रोहित कुमार जी, आईओएस के लिए ऐप, आईओएस का जो है ऐप, आप आईओएस के अंदर में भी कर सकते हो, टीचिंग परीक्षा सर्च कीजिए मिल जाएगा आपको, ठीक है, आईओएस का भी है जी। रूपा गुप्ता जी, वो सरप्राइज है आपके लिए, वो वही तो सरप्राइज है। ये जो मैंने आज पढ़ाया है ना पूरा का पूरा इसी के ऊपर में बेस्ड रहेगा, जो मैंने पढ़ाया है आज उसी के ऊपर में बेस्ड। आपके पास में 20 मिनट का समय, 20 मिनट के अंदर में अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को सुसु वगैरह जाके आना है तो सुसु जाके आ जाइए आप लोग, ठीक है, और फटाक से फिर बैठ जाना टेस्ट देने के लिए, ओके। सॉल्यूशन कब मिलेगा, टेस्ट के बाद, जैसे टेस्ट का टाइमिंग खत्म होगा वैसे मिल जाएगा उसके बाद में, ठीक है जी। बिल्कुल रानी कुमारी जी, बिल्कुल उससे हो जाएगा आपका। खाली पी लेते खा पी लेते हैं सर, फिर टेस्ट भी दे देना है, बिल्कुल फरिया जी, बिल्कुल मैं इसी वजह से आपको छोड़ रहा हूँ अभी, ताकि आप लोग 3 बजे जो है दे दे। आप लोग ये जो है 2 लिंक का ध्यान रखिए जरूर, ठीक है। ये एक लिंक ट्री वाली जो है, इससे आप लोग जो है कोर्स, कोई भी जो भी कोर्स आपने परचेस करना है आप इससे कर सकते हो। तब तक अगर आप चाहो, आप एक्सप्लोर करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए टीआरई पीआरटी का अगर आप लेना चाहते हो तो आप इस तरीके से पीआरटी के अंदर में जा सकते हो आप, ठीक है। 640 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा बिल्कुल पूरा। और ये व्हाट्सएप ग्रुप, आप इन्फोग्राफिक्स जो है ये व्हाट्सएप चैनल है आपका, इसमें आप क्लिक कर दीजिए, व्हाट्सएप आप चले जाओगे, व्हाट्सएप के अंदर में आपको मिल जाएगा सारा का सारा, ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। सेशन कैसा लगा ये बताना, और मुझे कोर्स कैसे खरीदना है, सिंपल सा है, देखिए सिंपल है, या तो टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाओ आप, या नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर एक लिंक है यहाँ आपके नीचे में, यहाँ पर मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगे तो इस पर आप चले जाइए, ठीक है। जिस भी कोर्स को परचेस करना है इस कोर्स के ऊपर में चले जाइए आप लोग, और यहाँ पर मैं बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको आपकी डिटेल मांगेगा, वो परचेस हो जाएगा, फिर ऐप पर आप देख सकते हो, सिंपल से, ठीक है। और अगर और ऐसी क्लासेस चाहते हो कि और इस तरीके की क्लासेस ले, तो वो भी मुझे बताना। अगर आप लोग बोलोगे ना कि ऐसी बड़ी बड़ी क्लासेस लेनी है सर, टेस्ट भी लीजिए बड़े, चाहे खर्च होगा मुझे चलेगा, बट आप लोगों के लिए मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि ये मोटिवेशन से आप लोगों की पढ़ाई हो जाएंगे और आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो मुझे बताना कमेंट करके, वो भी ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे यहाँ पर में, ठीक है।
टेस्ट कहां पर में मिलेगा? सिंपल यादव जी, अभी मैंने बता दिया आपको, टीचिंग परीक्षा का ऐप है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें या तो किसी भी कोर्स में चले जाओ, फ्री रहेगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आपसे कि वो पेड है, बिल्कुल फ्री है, किसी भी कोर्स में चले जाइए, उसमें सबसे ऊपर में कंटेंट में आपको जो है टेस्ट मिल जाएंगे एग्जैक्ट 3 बजे, या फिर आप टीचिंग परीक्षा के ऐप पर एकदम सामने में ही फ्री कंटेंट वाला पोर्शन है, जो लोग पेड स्टूडेंट है उनको तो नोटिफिकेशन चला जाएगा क्योंकि उनके कोर्स में डाल रहे अपन, तो नोटिफिकेशन चला जाता है उनको, जो फ्री कंटेंट है उसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर में भी आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पर में भी टेस्ट की लिंक कर देंगे, एक ही बार आप दे सकते हो यहाँ पर में, ठीक है जी। वो कितने टेस्ट होंगे, कितने देर की होंगे, वो आपको वहीं पे एग्जैक्टली वहीं पे पता चलेगा, आपको टेस्ट देना जब आप स्टार्ट करोगे उस समय में, ठीक है। और जो भी बच्चा चीटिंग करने की कोशिश करेगा वो हम लोगों को वहां पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसके अंदर में पूरा ट्रैकर लगाया हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी चीटिंग वो ट्रैक कर लेगा, तो आप लोग आइए 3 बजे, 16 मिनट बचे हुए हैं, 16 मिनट में जब तक आप खा पी के सुसु वगैरह करके आ रहे हैं आप लोगों ने, तो आ जाओ आप लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आप के इतना ज्यादा प्यार के लिए, इतने ज्यादा सपोर्ट के लिए, और आप लोगों का अभिनंदन कि आप इतने पढ़ाई वाले बच्चे इतने बढ़िया तरीके से जो है पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। नहीं, चीटिंग करने की सोचना भी मत, वो ट्रैक हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल कोशिश नहीं करना है आपने, ठीक है। चलो, बाय, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि ऐसे वीडियोस और मिलते रहे आपको, ठीक है। 4.0 के कंटेंट के अंदर में भी मिल जाएगा आपको, 4.0 वाले के कंटेंट के अंदर में भी आपको टेस्ट मिल जाएगी, तो जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं, बाकी आप लोगों के लिए आज 50% और 60% ऑफ वाला है, वो भी आप लोग कर सकते हो। टेस्ट तो शो नहीं कर रहा है सर, तो टेस्ट शो क्यों करेगा बेटा? क्योंकि जब मैंने आपसे कहा है कि 3 बजे आपकी टेस्ट स्टार्ट होंगी, ठीक है, 3 बजे मिलेगा आपको वो टेस्ट, 3 बजे, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय। 3 बजे आप 3 बजे कर एग्जैक्ट जाके देखना, वहां 3 बजे दिखेगा आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय, थैंक यू। नंबर चाहिए? नंबर नीचे में चल रहा है, 7611101101 96978844। कॉल नहीं लगा तो व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम मदद कर देंगे फिर आपकी, ठीक है।